बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू अमेरिकन हिस्ट्री सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं अमेरिकन हिस्ट्री की सीरीज़ और देखेंगे कि अमेरिका की जो तारीख़ है वो किस तरह की रही। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अमेरिका की जो दरियाफ़्त है वो कैसे हुई और दरियाफ़्त से लेके हम बात करेंगे जी कि अमेरिका को जो जंग आज़ादी है वो कैसे हासिल हुई। यानी कि आज हम दरियाफ़्त से जंग आज़ादी तक का जो अमेरिका का सफ़र है यूएसए का, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसकी बात करेंगे, बल्कि न कि कॉन्टिनेंट अमेरिका जो है। ठीक है, तो हम जो है वो सिर्फ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम जो है वो कहते हैं जी यूएसए, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो उसकी हम बात करने लगे हैं। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि 1492 जो है यानी 1492 से पहले क्या था, उसके बाद अमेरिका की डिस्कवरी की बात करेंगे और अर्ली जो सेटलमेंट्स हुई यहाँ पे, कौन कौन सी जो है वो अक़वाम यहाँ पे आके जो है वो आबाद हुई, उनकी बात करेंगे। और अमेरिका जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी कैसे बना, इसकी बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि वो ब्रिटिश कॉलोनी जो है वो एक्सपेंड कैसे हुई और एक पूरे का पूरा मुल्क कैसे बनी। फिर हम उसके बाद बात करेंगे जी अमेरिकन स्ट्रगल की फॉर इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के लिए जो है अमेरिकन ने क्या किया और किस तरह से फिर एट द एंड जो है उन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि 1492 से पहले यानी कि 1492 से पहले जो है वो अमेरिका का क्या हाल था या वो कहाँ पे था। तो अमेरिका तो वहीं पे था, लेकिन हम लोग जो है, ये जो दुनिया है जो अपने आप को महज़ब दुनिया मानती है, ठीक है, सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो है, तो ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड वहाँ तक नहीं पहुँची हुई थी जहाँ पे अमेरिका था। तो 1492 में ही ये पहुँची वहाँ पे। अगर सबसे पहले ज्योग्राफी आप देखें अमेरिका की, तो यहाँ पर आप देखिए, आपको ये मैप दिखाई दे रहा है। ये पूरे का पूरा जो मैप है ये क्या है जी, ये कॉन्टिनेंट अमेरिका है। इसमें अब यहाँ पे ऊपर जो है ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, जिसमें कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको हमारे पास आते हैं और ग्रीनलैंड आते हैं। और यहाँ पे जो नीचे है साउथ अमेरिका, इसके अंदर जो है बहुत से कंट्रीज़ मौजूद हैं। तो हम जो है वो बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और इसकी हिस्ट्री को हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है यहाँ पे एक साइड पे इसके आप देखिए अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे सामने जो है वो यूरोप है और यहाँ नीचे की साइड पे जो है वो अफ्रीका है, ठीक है, और इस साइड पे जो है वो पैसिफिक ओशन है। तो ये जो है हमें कुछ ज्योग्राफी जो है वो दिखाई देता है, यानी कि अमेरिका की एक साइड पे हमें कनाडा दिखाई देगा और दूसरी साइड पे हमें जो है वो मैक्सिको दिखाई देगा और बीच में जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो ये तो है कुछ ज्योग्राफी। अगर बात की जाए ओल्ड सिविलाइजेशंस की, कि यहाँ पे पहली जो तहजीबें थीं वो तहजीबें कौन कौन सी यहाँ पे आबाद थीं, तो उसमें मेसो अमेरिका सबसे पहले, अगर हम बात करें कि हिस्ट्री के अंदर जो है इनका जिक्र मिलता है कि वो रीजन जहाँ पे सबसे पहले जो है वो अमेरिकन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, उसको मेसो अमेरिका कहा जाता है, या जिसे आजकल जो है वो मैक्सिको कहा जाता है। ये आप यहाँ पे देखिए, जो मैक्सिको का इलाका है, खास करके ये जो रीजन है, इस रीजन को जो है वो कहा जाता है जी मेसो अमेरिका। यहाँ पे सबसे पहले ओलमेक सिविलाइजेशन जो है वो आई और ये 1200 बीसी के अराउंड जो है वो स्टार्ट हुई यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जिपोटिक सिविलाइजेशन जो है, ओलमेक जब ख़त्म हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जिपोटिक आई यहाँ पे 1000 बीसी के अराउंड जो है यहाँ पे ये आके आबाद हुए, ये लोग यानी यहाँ पे आके आबाद हुए। अब क्वेश्चन ये है कि ये लोग यहाँ पे आके आबाद कैसे हुए, तो इस कैसे का जो आंसर है वो हम यहाँ से, आप ये इस पिक्चर के अंदर अगर देखिए तो ये अर्ली जो है वो रूट्स हैं जिनके थ्रू जो है वो माइग्रेशंस की गई, ठीक है, दुनिया के अंदर जो माइग्रेशंस की गई। क्योंकि ये जो आपको रेड एरिया दिखाई दे रहा है, माना ये जाता है हिस्ट्री के अंदर कि भाई ये जो अफ्रीका का रेड एरिया है, इस एरिया से जो है, ये तंजानिया खास करके उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि इस एरिया से जो है वो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई या दुनिया का जो है वो आगाज़ हुआ यहाँ से, कि पहले जो इंसान थे वो इस एरिया के अंदर बसते थे, फिर यहाँ से इन्होंने माइग्रेशंस की, यहाँ से माइग्रेशंस करके स्पेशली ये सेंट्रल एशिया तक पहुँचे, ठीक है। जब सेंट्रल एशिया तक पहुँचे तो उसके बाद जो है ये फिर यूरोप के अंदर भी फैले, फिर ये वहाँ से जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी गए और दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी गए। तो वही लोग जो थे ये यहाँ से साइबेरिया या जो रशिया का इलाका है, जो रूस का इलाका साइबेरिया का, यहाँ पे पहुँचे। क्योंकि उस टाइम पे जो लोग थे वो गैदर्ड हंटेड उनको कहा जाता था। गैदर्ड हंटेड यानी वो लोग जो शिकार के लिए इकट्ठे हुआ करते थे, क्योंकि उस ज़माने में लोगों को खेती बाड़ी तो करनी आती थी नहीं। अब ये हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कवर करेंगे, उसकी बात करेंगे, तो उसमें हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी आप ब्रीफली इसको समझ लें। तो शिकार के लिए जो लोग इकट्ठे होते थे उनको गैदर्ड हंटेड कहा गया, कि वो लोग जो है वो इकट्ठे थे शिकार की गर्ज से, क्योंकि बड़े बड़े उस टाइम पे जानवर थे तो उनका शिकार किया करते थे।
थे वो। तो यही लोग यहाँ से जो है ये बेरिंग स्ट्रीट जिसको ये कहा जाता है, अमेरिका और रशिया के बीच का जो समंदर है, ठीक है, इसको तो यहाँ से क्रॉस करके अमेरिका में आए और अमेरिका में आके यहाँ से ये जो है वो मेसोअमेरिका, यहाँ पे इस एरिया के अंदर यानी मेक्सिको के अंदर, और यहाँ से ये जो पीरू का एरिया है, ठीक है, बैक साइड पे अमेरिका, साउथ अमेरिका की, यहाँ पे आके ये बसे यहाँ पे लोग। और उसके बाद माना ही जाता है क्योंकि ये उस टाइम पे वहाँ पे गए जिस टाइम पे आइस शीट्स थी, यानी आइस एज का ज़माना था और आइस शीट्स थी। तो ये जो बीच का जो ओशन है, ये ओशन जो है ये ठंड की वजह से, आर्टिक सर्कल है जहाँ पे, तो आपको पता है हर टाइम पे बर्फ़ मौजूद है। अब तो बहुत कम हो गई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, लेकिन उस टाइम पे ये आइस शीट्स थी यहाँ पे। तो आइस शीट्स की वजह से यहाँ पे एक नेचुरल ब्रिज बना हुआ था बर्फ़ का, ठीक है, बर्फ़ का एक पुल था, ये जो बेरिंग स्ट्रीट है ये वाला। तो यहाँ से वो यहाँ पे आए और उसके बाद जो है जब वो बर्फ़ पिघल गई तो यहाँ के लोग यहाँ रह गए, ठीक है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, और यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, यूरोप और एशिया के, वो यहीं पे रह गए। उसके बाद जो जिन लोगों ने ट्रैवल किया वो उन्हीं लोगों ने किया जिनको कश्तियाँ आती थी और जो कश्तियों के थ्रू जो है वो ट्रैवल करके वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लोग कैसे आए, क्योंकि यहाँ पे बीच में भी आपको पता है पानामा मौजूद है, पानामा कैनाल। तो उस टाइम पे ये भी जो है इतनी चौड़ी नहीं थी, हिस्टोरियंस ये मानते हैं, जितनी कि अब जो है वो हो चुकी है, और उसे जो है वो जहाज़ के बिना जो है वो बहरी जहाज़ के बिना क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो ये क्योंकि आइस एज का ज़माना था और उस टाइम पर ये लोग वहाँ चले गए शिकार की तलाश में और वहाँ पर जाके बसे। तो यहाँ पे ओलमेक एम्पायर 1200 BC के अराउंड जो है वो यहाँ पे इसने अपने आप को स्टैब्लिश किया। ज़ेप्टिक इसके बाद जो है 1000 BC के अराउंड इसने खुद को स्टैब्लिश किया, ठीक है। अब यहाँ पे डेट्स के हवाले से मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि हिस्ट्री में कभी भी कोई डेट्स जो है वो कंफर्म नहीं होती, वो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ज़रूर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली अब जो चीज़ें डिस्कवर हुई हैं उस टाइम पे तो कोई उनके सर पे बैठा हुआ नहीं था कि वो चीज़ें वैसे ही उस टाइम पे होंगी, ठीक है। तो आपको डिफरेंट बुक्स में भी इनकी डेट जो है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट मिल जाए, लेकिन इसी के अराउंड ही जो है वो आपको मिलेगी। और इसी का इलाका मॉन्टेन एल्बन जो है यानी ज़ेप्टिक का, ये यहाँ पे भी आबादी मौजूद थी। उसके बाद अगर बात करें साउथ अमेरिका की, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमें दो जो है वो दिखाई देती हैं BC के ज़माने की। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फिर वो इनका एम्पायर है जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर 1440 के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश हुई, लेकिन ये 1440 AD है, ठीक है, यानी कि डिस्कवरी से कुछ टाइम पहले 15th सेंचुरी की ही हम बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे इनका एम्पायर जो है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद थी, ठीक है। तो साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है यहाँ पे 900 के BC के अंदर जो है वो शेवन एम्पायर जो है यहाँ पे मौजूद थी, और उसके बाद जो है नाज़का एम्पायर जो है यहाँ पे 200 BC के अराउंड मौजूद थी, और उसके बाद मोची एम्पायर जो है 100 AD के अराउंड जो है यहाँ पे मौजूद थी। अब यहाँ पे बहुत सी बातें खास करके साउथ अमेरिका के हवाले से जो है वो की जाती हैं और साइंटिस्ट जो है इसके ऊपर बातचीत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये एक पिक्चर देखिए, ये नाज़का की एक पिक्चर है कि नाज़का लाइंस इसको कहा जाता है कि उस टाइम पे ये माना जाता है, अब भी जो रिसर्च की जा रही है वो ये माना जा रहा है कि भाई उस टाइम पे जो साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो लोग रहते थे, ठीक है, वो जो लोग थे वो शायद के एलियंस से जो है वो बातचीत करते थे या शायद किसी और वर्ल्ड का ट्रेवल करते थे। अब आपको ये बात अजीब ज़रूर लगेगी, लेकिन आप जब इसको सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर तो आपको ऐसा बहुत सा मिलेगा। ऐसी बहुत सी पिक्चर्स हैं, क्योंकि ये पिक्चर ये छोटी सी पिक्चर नहीं, ये बहुत बड़ी पिक्चर, मीलों के ऊपर फैली हुई ये पिक्चर है जो एक आपको प्रॉपर शेप दिखाई दे रही है। तो ये शेप उस टाइम पे इतनी प्रॉपरली बनाना, ठीक है, ये स्पाइडरमैन की जो शेप है ये पॉसिबल नहीं, इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं कि शायद ये जो है यहाँ की जो सिविलाइजेशंस थी, ओल्ड सिविलाइजेशंस, तो वो एलियंस को कुछ ना कुछ नेविगेट करने के लिए, कुछ बताने के लिए उन्होंने इस तरह की पिक्चर्स यहाँ पे बनाई, या शायद एलियंस ने ही ये पिक्चर्स ड्रॉ की, इंसानों ने ये ड्रॉ नहीं की। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे शायद कि ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो किसी और वर्ल्ड में भी ट्रैवल करते। खैर ये बातें जो है वो अगर हम बात करें तो फिलहाल इसके ऊपर जो है वो रिसर्च जो है वो जारी है साइंटिस्ट की कि भाई ये पिक्चर्स क्यों थी और क्या थी, और वो डीकोड करने की इन्हें कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते इसकी। अब जो नेटिव अमेरिकन्स थे जिनको नॉर्मली हिस्ट्री के अंदर जो है वो इंडियंस का नाम दिया गया कि भाई जब भी नेटिव अमेरिकन्स की बात होगी तो वो इंडियंस की बात करेंगे, वहाँ पे इंडियंस थे क्योंकि कोलंबस जब वहाँ पहुँचा था तो उसने वहाँ उनको इंडियंस ही कहा, तो वही नाम जो है एक पड़ा कि इंडियंस ही उन्हें कहा गया। तो नेटिव अमेरिकन्स बहुत से ग्रुप यहाँ पे रहते थे इसकी डिस्कवरी से पहले, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आइस एज और मैक्सिको का इलाका खास करके अलास्का के साथ जो है वहाँ पे लोगों ने आके बसना स्टार्ट किया और वहाँ से नीचे की तरफ इन्होंने मूव किया। तो यहाँ पे ये आप देखिए आइस एज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस साइड पे समंदर है लेकिन यहाँ पे आइस शीट जो है वो आपको दिखाई देगी। तो ये आइस शीट की वजह से यहाँ से जो है वो अर्ली माइग्रेशंस पॉसिबल हुई और लोग यहाँ से जो है वो रशिया से अमेरिका में दाखिल हुए। और ये वो लोग हैं जो अर्ली सेटलर्स थे, कुछ इस तरह इनको डिपेक्ट किया जाता है कि ये जो है वो उस टाइम पे सिर्फ शिकार इनका जो है वो गर्ज था, बाकी किसी जगह रहते नहीं थे, गारों के अंदर इनका बसेरा था। तो इस तरह के लोग जो है उस टाइम पे माइग्रेशंस करते थे। आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं जी डिस्कवरी ऑफ अमेरिका की, कि भाई अमेरिका जो है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ और कैसे जो है वहाँ पे दुनिया पहुँची। तो उसमें देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 15वीं सेंचुरी की, तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 15वीं सेंचुरी में हो क्या रहा था एक्चुअली में। तो देखिए 15वीं सेंचुरी में सबसे पहले अगर हम बात करें यूरोप की, ठीक है, क्योंकि यूरोपियंस उसको डिस्कवर किया, तो यूरोप में जो हमें बड़ी बड़ी एम्पायर्स नजर आती हैं 15वीं सेंचुरी में, वो फ्रांस है जो कि बहुत बड़ी पावर थी, जर्मनी बहुत बड़ी पावर था, यूके जो है वो यूनाइटेड किंगडम, गो कि यूनाइटेड किंगडम ये बाद में बना, इसको इंग्लैंड यहाँ पे कहा जाएगा, ठीक है, और उसके क्योंकि ये 1707 के अंदर जो है ये यूके बना। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेन बहुत बड़ी पावर थी और पुर्तगाल बहुत बड़ी पावर थी। तो ये वो बड़ी बड़ी पावर्स थी जो कि उस टाइम पे यूरोप के अंदर मौजूद थी। अब जब ये बड़ी बड़ी पावर्स यूरोप के अंदर मौजूद थी और उस टाइम पे यूरोप में पीरियड भी जो है वो रेनेसेंस का चल रहा था, यानी कि एक पूरे का पूरा निशाते सानिया का दौर था और वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ और तरक्की जो है वो हो रही थी, हर चीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर हो रही थी, इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की हो रही थी। तो उनकी जो नीड्स हैं वो एक्सपैंड होती जा रही थी, नीड्स बढ़ती जा रही थी। अब जाहिर बात है, देखिए जब आबादी भी बढ़ेगी, ठीक है, तो नीड्स भी बढ़ेंगी। अब लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज होगा, कि पहले जो है यूरोप के अंदर लोग वो सिर्फ उनको खाना चाहिए था, यानी सिर्फ फूड चाहिए था, तो वो तो प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे नीड्स बनी और ये बड़ी बड़ी सल्तनतें बनी, तो अब इनको क्या हुआ जी, इनकी नीड्स बढ़ी, तो इन्होंने जो है वो चीजें इंपोर्ट किया करते थे उस टाइम पे चाइना से, जैसे चाइना के बर्तन, और इसी तरह से इंडिया से बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट किया करते थे, खास करके जो है वो मसाला जात बिल्कुल इनके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंस रखते थे जैसे आज आप कह लें सोना जो है वो जितनी इंपॉर्टेंस रखता है, वैसे ही यूरोपियंस के लिए मसाला जात इतनी इंपॉर्टेंस रखते थे। तो क्योंकि अब यूरोपियंस का जो एटमोस्फेयर है वो इनको जो है वो सपोर्ट नहीं करता, तो इंडिया में उन्हें पता था, क्योंकि वहां से आते थे और इंडिया से जो है ये मैरी टाइम जो रूट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसको अब वन बेल्ट वन रोड चाइना ने नाम दे दिया, और इसी के अंडर जो है वो हम देखते हैं सीपैक का भी एक रूट आता है। तो ये जो है मैरी टाइम रोड जो कि बीसी के जमाने से, ठीक है, चला आ रहा था, और यहां से सिल्क की जो है खास करके ट्रेड की जाती थी चाइना से यूरोप में। तो ये जो ट्रेवल था, ट्रेवल रूट्स थे, ये खुश्की के थ्रू जाया करते थे, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो अब वो एक तो खुश्की के थ्रू टाइम बहुत ज्यादा लगता, ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम ये था कि खुश्की के थ्रू आप एक लिमिटेड चीज तो ला सकते हैं, बहुत ज्यादा चीजें पॉसिबल नहीं था, तो वो समंदर के थ्रू ही पॉसिबल था। तो इसलिए समंदर के ट्रेड रूट्स उस टाइम पे डिस्कवर करना 15वीं सेंचुरी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि उनकी नीड्स बढ़ गई थी, अब उन्हें जहाजों के थ्रू चीजों को लाना था और चाइना और इंडिया को डिस्कवर करना था। इसलिए बहुत से लोगों ने जो है वो ट्राई की, और उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था ट्रेवलर्स का वो यही था कि वो कोई नया रास्ता जो है वो उसको डिस्कवर करें, क्योंकि जमीन के थ्रू 6 माह आने में लगते और 6 माह जाने में लगते। गो कि यहां पे समंदर का रास्ता भी यूज होता था, ऐसा नहीं है कि समंदर का रास्ता यूज नहीं होता था, लेकिन ये बहुत ही लंबा माना जाता था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो रोल प्ले किया वो प्ले किया ओटोमान एम्पायर ने। क्योंकि ओटोमान एम्पायर ने कैसे रोल प्ले किया कि देखिए ओटोमान एम्पायर जो है उसने जब मेडिटेरेनियन सी के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उनका इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ता चला गया, तो उससे हुआ ये कि ये जो बीच का यहाँ पे समंदर आपको दिखाई दे रहा है, मेडिटेरेनियन सी, यूरोप और अफ्रीका के बीच का, तो यहां से जो क्रॉस किया करते थे वो क्रॉस उसके ऊपर टैक्स लगा दिया ओटोमान्स ने। तो इनको वो रास्ता चाहिए था जो कि जहां पे टैक्स भी ना हो और जो कि शॉर्ट भी हो। तो ऐसे में ट्रेड रूट डिस्कवर करना इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। तो बहुत से लोगों ने ट्राई की, ऐसे में कोलंबस भी जो है वो था, और कोलंबस ने जो है ये इटली का था, इसने जो है वो बहुत से दरबारों में बात की, शाही दरबारों में जितनी भी पावर्स थी कि भाई आप मेहरबानी करें और मुझे सपोर्ट करें, फंड करें मुझे, तो मैं जो है वो इंडिया का रास्ता ढूंढूं। क्योंकि कोलंबस जो है मैप रीडिंग जानता था और उसे पता था कि दुनिया गोल है, तो उसका ख्याल ये था कि भाई दुनिया जो है वो कहाँ से जाती है, अगर ये यूरोप है तो यूरोप से ईस्ट की साइड पर जाके ये ढूंढने की कोशिश करते हैं इंडिया को या चाइना को। तो क्योंकि दुनिया गोल है और इनका ये मानना था कि यूरोप के आगे तो सिर्फ समंदर है, अटलांटिक ओशन है, तो अगर मैं जो है वो वेस्ट की साइड से जाऊंगा तो तब भी जो है वो मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा बैक साइड से, क्योंकि दुनिया गोल है, इसका एक कॉन्सेप्ट था। तो इसने इसी बात के ऊपर जो है वो मना लिया जी मलका इजाबेला और फेर्डिनेंड को, यानी कि जो स्पेन के बादशाह थे और मलिका थी, उनको जो है इसने अपने बात पे राजी करवाया और उन्हें सोने का जो है वो लालच दिया कि भाई वहां पे गोल्ड बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको जो है वो आपके दरबार में सोने के जो है वो ढेर लगा दूंगा, आप मुझे इजाजत तो दें। इस तरह से जो है वो सोने की लालच में, और बहुत सी जो मसाला जात हैं खासकर, जैसे मैंने कहा कि वो भी सोने की उस टाइम पे अहमियत रखते थे वहाँ पे, तो उनकी लालच में जो है तो इन्होंने क्या किया जी, फंड कर दिया इसको। तो इस तरह कोलंबस ने जो पहला सफ़र किया वो सोने की प्रॉमिस के ऊपर किया, और इस तरह से जो है 2 जहाज़ जो है वो लिए, 3 जहाज़ सॉरी जो है वो लिए, और 3 जहाज़ों को लेके कोलंबस निकला। एक था नैना, दूसरा था पिंटा और तीसरा सेंटा मारिया। ये 3 जहाज़ थे कोलंबस के पास, और 3 अगस्त को जो है 1492 को 1492 को कोलंबस जो है वो पहुंचा अमेरिका के साहिल के ऊपर।
अब जब अमेरिका के साहिल के ऊपर पहुंचा तो वहां पे जब पहुंचा तो उससे पहले उसने ये समझा कि भाई ये जो है, क्योंकि उसने तो यही समझा हुआ था कि इसके आगे दुनिया खत्म है, क्योंकि उसकी नजर में क्या था कि भाई यूरोप जो है उसकी वेस्ट की साइड पे वो जब गोल गोल चलेगा, दुनिया गोल है, तो वो इंडिया पहुंचेगा। अब उसे, और उसने ये भी सुना हुआ था कि जो इंडियंस हैं यानी जो हिंदुस्तानी हैं, उसके ख्याल में वो कैसे हैं, वो काले लोग होते हैं, सांवले या काले लोग होते हैं। तो अब जब वो वहां पहुंचा, कैरेबियंस पहुंचा, ठीक है, वेस्ट इंडीज के जो इलाका है, यहाँ पे आप मैप में देखिए तो ये जो इलाका है ये सारे का सारा कैरेबियन का इलाका है। यहाँ पे छोटे 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 जो है वो जजीरे हैं, और गर्मी है तो लोग यहाँ पे ऑब्वियसली काले भी हैं, जो नेटिव लोग यहाँ पे हैं। तो ये पहुंचा सैन सेल्वाडोर, जिसको कैरेबियन जो पे छोटे छोटे आइलैंड्स है वहाँ पे, और बहामास जिसे कहा जाता है, बहामास के आइलैंड्स, तो ये यहाँ पे पहुंचा। और इसने जब वहाँ के लोगों को देखा तो वो लोग भी काले थे जो इसने सुना हुआ था, ठीक है, तो इसने वहाँ पे उन्हें कहा जी इंडियंस का नाम दे दिया, ठीक है, तो वो इंडियंस ही कहलाए उसके बाद कि भाई ये जो है वो इंडियंस है। और मजे की बात ये है कि जो कोलंबस साहब थे, इनको अपनी मौत तक यानी कि 1606 तक 1506 तक जो है वो पता नहीं चला कि इन्होंने जो है वो अमेरिका दरियाफ्त कर लिया, जो कि एक बिल्कुल अलग दुनिया है। ये यही समझता रहा कि भाई ये इंडिया ही है, ठीक है, तो इसने जो है वो डिस्कवर किया। और उसके बाद जो है ये वहाँ पे क्यूबा की कोस्ट के अंदर जो है दाखिल हो गए, यानी क्यूबा का जो इलाका था वहाँ पे भी दाखिल हुए। और वहाँ पे जाके, अब क्योंकि नई इलाके में गए थे, वहाँ पे कोई नहीं था, तो जहाँ जहाँ ये जाते गए वहाँ पे इन्होंने क्लेम किया। अब यहाँ पे एक दूसरा रुख अगर हम देखते हैं तारीख का, तो उसमें क्या है कि वहाँ के जो नेटिव अमेरिकन थे, कहा यह जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेलकम किया। जब उन्होंने कोलंबस के जहाज़ों को देखा तो उन्होंने वेलकम किया, और इन्हें खाने की जो है वो कुछ चीज़ें जो है पेश की। अब जाहिर बात है लैंग्वेज तो डिफरेंट थी, उन्हें पता भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं, यानी कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि भाई इन्होंने जब उन्होंने देखा, नेटिव अमेरिकन ने देखा, तो उन्होंने अटैक कर दिया इनके जहाज़ों के ऊपर, और अगेंस्ट में इन्होंने भी अटैक किया। और इस तरह से स्टार्ट से ही जो है वो एक दुश्मनी की दाग बेल इंडियंस के बीच में, यानी कि जहाँ वो जो वहाँ के रहने वाले थे उनके बीच में, और ये जो यूरोपियंस यहाँ से गए थे, ठीक है, इनके बीच में दाग बेल पड़ गई। लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस ये भी बिलीव करते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि यूरोपियंस ने ज़बरदस्ती जाके उन लोगों को, क्योंकि वो जंगली लोग थे, कपड़े उन्होंने पहने हुए नहीं थे, वो नंगे थे वहाँ पे, ठीक है, और वो जाहिल थे, जंगलों के अंदर रहते थे, तो उनको जाके अपना जो है वो स्लेव बना लिया, ठीक है। और ये वहाँ से एक स्लेवरी का भी आगाज़ हुआ कि उन्होंने अपने स्लेव्स को वहाँ पे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि कोलंबस जो है वो 1493 के अंदर जो है वो वापस आ गया, और वापस आया यूरोप में, और आके जो है वो बताया जी। लेकिन अब अफसोस की बात ये थी कि वो वापस तो आया, लेकिन उसने जो प्रॉमिस किया था, देखिए हमने बात की थी कि उसने प्रॉमिस किया था गोल्ड का, कि भाई मैं बहुत सा सोना लाऊंगा, कि मशहूर था कि वहाँ पे सोना बहुत सा है, मसाला जात हैं, लेकिन ऐसा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। खास करके जिन आइलैंड्स के ऊपर वो गया था वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ऐसे में वापस आया तो बहुत ही शर्मिंदगी के साथ वापस आया, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ वापस आया, और मलका इजाबेला और फेर्डिनेंड को आके बताया, और जो कुछ वहाँ से वो लेके आया था, ठीक है, तो उसे बताया कि भाई अब मुझे चांस दे, मौका दें, तो वहां पे हमने बहुत सी लैंड देखी, हम वापस जाएंगे और वापस जाके बहुत सी और भी चीजें लेके आएंगे। गो कि उनके लिए खुशी की बात ये थी, ठीक है, कि भाई स्पेन वालों के लिए कि एटलीस्ट हमने कुछ नया डिस्कवर तो किया। तो उनका और कुछ नहीं तो यही था कि भाई जो जो लैंड्स तुम डिस्कवर करते जा रहे हो, कोलंबस को कहा उनके ऊपर जो है वो हमारी हुकूमत वहां पे कायम करो, यानी हमारी कॉलोनी वहां पे बनाओ। तो एक तरफ से नाकामी भी थी कोलंबस की कि वो सोना वो नहीं लेके जा सका, और दूसरी तरफ से उसी को गवर्नर बना के वापस भेज दिया गया कि कुछ और इलाके भी इसी तरह से डिस्कवर करो, मजीद सोना लेके आओ और जाओ वापस, ठीक है। अब जब वापस आया तो ये खबर यूरोप के अंदर फैल गई। अब जितनी भी वहां पे पावर्स थी तो उन सबको भी ये खबर मिली कि भाई कोई और दुनिया भी जो है, या खास करके इंडिया की जब बात की जा रही थी कि भाई हिंदुस्तान जो है वो डिस्कवर हो गया, तो उन्होंने भी क्या किया जी कि सोने का सुना हुआ था कि वहां पे बहुत सा सोना है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो थीं जो कि साउथ अमेरिका में थी या नॉर्थ अमेरिका में थी, तो वो ऑब्वियसली यूरोप के अंदर मौजूद नहीं थी, तो वो चीज़ें तो यूरोप में लेके आया ही था कोलंबस। तो उन्हीं चीज़ों के अगेंस्ट में जो है वो और नेशंस भी, उन्होंने भी तैयारी पकड़ी, और वो भी जो है फिर जाना स्टार्ट हो गई जी अमेरिका के ट्रैवल के ऊपर। ऐसे में जो है बाकी भी तैयारी स्टार्ट हो गई। अब कोलंबस जो है, कोलंबस को गवर्नर बना के भेज दिया गया। कोलंबस ने ओवरऑल 4 जो है वो ट्रेवल किए, यानी कि अमेरिका से यूरोप और यूरोप से अमेरिका जो है वो 4 ट्रेवल किए। ये लास्ट स्लाइड के अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे कोलंबस के 4 ट्रेवल्स आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पे कोलंबस का जो पहला था वो 1492 से लेके 1493 तक था, और दूसरा जो है 1493 से 1496, तीसरा 1502 से 1504 तक था, और तीसरा 1498 से 1500, और चौथा जो है 1502 से 1504 तक का। तो ये 4 जो ट्रेवल्स हैं ये एक ही जगह पे कोलंबस के हुए, यानी उन्हीं कैरेबियंस में वापस वहीं पे जाता रहा। कोई नई जो ज़मीन है इस साइड पे, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है अमेरिका या कनाडा की, ये वो डिस्कवर
नहीं कर सका। ठीक है, अब ऐसे में क्या हुआ कि अब उसके बाद जब खबर फैली तो बहुत से लोग और भी गए। इन्हीं में जो है बहुत से लोगों में एक शख्स था अमेरिगो वेस्पूची। ये जो अमेरिगो वेस्पूची था, इसी के नाम के ऊपर जो है वो अमेरिका का नाम जो है वो रखा गया। तो ये जो आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रही है पिक्चर, ये अमेरिगो वेस्पूची की है और ये भी जो है वो वहाँ पे ट्रैवल करने गया और वापस 1501 में इसने वहाँ पे ट्रैवल किया और वापस आके इसने बहुत कुछ लिखा अमेरिका के ऊपर कि भाई वहाँ की ज़मीन कैसी है, किस तरह की है, वहाँ क्या क्या पैदा होता है, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल दी। तो इसी वजह से जब मैप बनाने वाले थे, जिन्होंने मैप बनाया अमेरिका का, तो वो जब मैप बना रहे थे तो उन्होंने इसका नाम भी रखना था मैप का, गो के डिस्कवर कोलंबस ने किया था, लेकिन फिर भी क्योंकि सब ज्यादा जो है वो अमेरिगो ने लिखा था तो इसी के नाम के ऊपर उन्होंने जो है वो इसका नाम रख दिया अमेरिका। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम पड़ा जो है वो अमेरिका, इसका नाम पड़ा। अब इसके अलावा एक और बात भी कही जाती है कि भाई जो अमेरिका है, इसकी जो डिस्कवरी है वो कोलंबस से पहले हो चुकी थी। अब कोलंबस से पहले किसने की? कहा जाता है वाइकिंग्स जो हैं, इन्होंने 9th और 10th सेंचुरी के अंदर जो है, ये आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है, ये वाइकिंग्स की पिक्चर्स है जो ट्रेडर्स थे और बहुत ही जबरदस्त किस्म के वॉरियर्स थे। ठीक है, इनके ऊपर पूरी मूवीज बनी हुई हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था और खास करके एरिक द रेड का नाम आता है कि भाई एरिक द रेड जो है, इसने सबसे पहले अमेरिका या ग्रीनलैंड का जो एरिया था ये डिस्कवर कर लिया था। गो के इसका नाम नहीं आया और कोलंबस का नाम ही पड़ा। इसी तरह से कुछ मुस्लिम हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो मोरूज हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने जो है वो स्पेन के अंदर जाके उस टाइम पे जो है वो मुसलमानों की जब हुकूमत आई स्पेन के अंदर, ठीक है, अब्दुल वलीद के बाद, तो उस टाइम पे वो लोग थे, उन्होंने जब ट्रैवल किया तो उन्होंने जाके जो है वो अमेरिका को डिस्कवर किया। क्योंकि ये बहुत ही कम है, क्योंकि मुसलमानों की आवाज़ कुछ कम ही रही, तो वाइकिंग्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कहा जाता है। उसके बाद जो है वो कोलंबस को ही ये सहरा जाता है कि उसी के नाम के साथ अमेरिका को याद किया जाता है। इसके अलावा कि भाई कैसे पता चला कि ये जो है ये हिंदुस्तान या इंडिया नहीं है, बल्कि ये जो है ये तो जो डिस्कवर किया गया वो अमेरिका है, यानी टोटली एक अलग दुनिया है। तो उस हवाले से माना जाता है कि फ्रेडिनेड मैगलेन जो है, इसका नाम जो है माना जाता है कि जो मैगलेन है ये पहला शख्स था जिसने 1519 से लेके 1522 तक जो है वो दुनिया का चक्कर लगाया। ये पहला शख्स था, यानी कि जिसने पूरा कंप्लीट जो है वो राउंड चक्कर लगाया और ये साबित किया कि दुनिया जो है वो गोल है। ठीक है, ये साबित किया कि दुनिया गोल है, तो इसी को क्रेडिट जाता है। अब बहुत से लोग इसका नाम नहीं भी मानते, इसलिए कि मैगलेन जो है वो जब फिलिपाइन पहुंचा था तो फिलिपाइन में इसकी एक झड़प हुई वहां पे और इसकी मौत हो गई। तो इस तरह ये वापस नहीं आ सका जो 5 जहाज के लेके गया था, तो और लोग वापस आए, इसलिए वो मानते हैं कि भाई ये नहीं, जो लोग वापस आए प्रॉपरली गए और वापस आए उन्हीं का नाम जो है वो लिया जाए, लेकिन मैगलेन ही उनका इंचार्ज था, इसीलिए इसी का नाम जो है वो आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक पूरे का पूरा एक कल्चर डेवलप हो गया। अब जो वेस्ट इंडीज़ जो इलाके वहाँ पे वेस्ट इंडियंस के जो डेवलप हुए थे, यानी वो इंडियंस जो कि वेस्ट के अंदर थे, मगरिब में जो इंडियंस थे उनको वेस्ट इंडियंस कहा गया। ठीक है, तो उसके नतीजे के तौर पे एक पूरे का पूरा क्या हुआ जी कि यहाँ से लोग उठे और वहाँ पे जाके सेटल होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि पूरी एक नई दुनिया थी। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, लेकिन उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस भी थे। और ख़ास करके वो लोग यहाँ से जा रहे थे कि जो यहाँ पे यूरोप के अंदर उस टाइम पे मजहबी जंगों से बहुत ज़्यादा तंग थे। इनका हम आगे जिक्र भी करेंगे कि उस टाइम पे जो है प्रोटेस्टेंट आ चुके थे, यानी प्रोटेस्टेंट का जो फिरका था जिसको हम ब्रिटिश हिस्ट्री के अंदर या यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा खास करके चर्च से बहुत ज़्यादा तंग थे। तो ऐसे में जो है यूरोपियंस यहाँ से भाग भाग के वहाँ जा रहे थे और वहाँ पे जाके सेटल होना स्टार्ट हो गए। अब क्योंकि सबसे पहले स्पेन ने डिस्कवर किया था, तो उस वजह से क्या हुआ कि सबसे पहले जो सेटलमेंट्स बनी, सबसे पहले जो इलाके जो बने, जो कॉलोनीज जो वहाँ पे सेट हुई, वो कॉलोनियाँ किसकी सेट हुई जी? स्पेन की सेट हुई। कि सबसे पहले जो स्पेनिश एम्पायर थी उसने वहाँ पे अमेरिका के अंदर जाके वहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दी, अपनी कॉलोनीज़ को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ इस मैप के अंदर अगर आप देखें तो ये जितना भी आपको जो है वो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा वो कॉलोनीज़ हैं जो कि स्पेन ने वहाँ पर जाके बसाई। यानी सबसे ज़्यादा एरिया जो यहाँ पे किसी ने अगर कैप्चर किया अमेरिका के अंदर, तो वो स्पेन ने ही कैप्चर किया। ठीक है, कुछ लड़ झगड़ के किया, कुछ खुद ही इन्हें मिला। ठीक है, और वहां पे ये कब्जा करते गए। और इनके साथ में आपको डेट्स भी मौजूद आपको दिखाई देंगी कि किस किस डेट को, जैसे 1492 को आप सबसे पहले यहां पे देखिए जी, यहां पे आया कोलंबस। उसके बाद 1502 को इस इलाके को प्रेटो रिको को जो है इसको डिस्कवर किया गया। उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए, फिर पेरू तक पहुंचे। ये जो साइड का एरिया है ये यहाँ का पेरू का एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1548 के अंदर जो है इस इलाके को कॉन्कर किया। तो ये सारे के सारे जो इलाके हैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है इनको स्पेनिश लोगों ने क्या किया जी, यहाँ पे अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दी। यानी बैक साइड पे अमेरिका की, वहां पे इन्होंने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दी और एक बड़े एरिया के ऊपर कब्जा किया और वहां पे क्लेम किया।
तो यानी आप कह लें कि ये न्यू स्पेन जो है यहाँ पे पूरे का पूरा यहाँ पे बन गया। अब उसमें अगर हम बात करते हैं कि स्पेन ने जो है वो किस तरह से, तो सबसे पहले अगर बात करें तो स्पेन की जो है वो किस तरह से स्पेन जो है वो स्पेन ने इन इलाकों को अपने अंडर किया। तो मेक्सिको को देखिए आप अगर बात करें तो 1521 के अंदर जो है वो मेक्सिको को हर्नांडीज कोर्जोटोज जो है, अब ये नाम स्पेनिश है तो प्रोनाउंसिएशन के लिए आई एम सॉरी, तो इस बंदे ने जो है यहाँ पे जाके 1521 में जो है वो इस इलाके को वहाँ पे फतह किया या वहाँ पे जाके कब्जा किया मेक्सिको के इलाके के अंदर, ठीक है। अब इसी दौरान जो दूसरा पहलू है कि भाई जो नेटिव लोग हैं, नेटिव अमेरिकन जो हैं, अगर उनकी बात करें तो उनके साथ अब दो तरह के रिलेशंस डेवलप हो रहे थे। कहीं पे जो है वो उनके साथ लड़ाइयां लगी हुई थी, जंग लगी हुई थी उनके साथ, कि वो जो है वो देख रहे थे कि यार ये लोग हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जे करते जा रहे हैं, तो उनके साथ लड़ाइयां थी। लेकिन क्योंकि वो जंगली लोग थे, उनके पास वो वेल इक्विप्ड नहीं थे, उनके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं थी जो कि डिफेंड कर सकती इनको, तो यूरोपियंस वहाँ पर कब्जा करते गए। दूसरी साइड पर कुछ वो लोग थे कि इनको वहाँ पर जाके सेटल करवाते रहे या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात भी थे। कुछ जो ग्रुप्स थे नेटिव अमेरिकन के, उन्होंने यानी कॉपरेट भी किया और उनके साथ ट्रेड रिलेशंस भी जो है वो बिल्ड हुए, और वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी जो है वो जो जंगली जिंदगी बसर करते थे उसको चेंज किया। तो ये दो तरह के हमें ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एक थर्ड ग्रुप भी था, और वो थर्ड ग्रुप क्या था, दोनों के बीच में से जो है बहुत से लोगों को, ये बहुत फेमस था, वो क्या है, स्लेव बनाया गया। कि यहाँ पे क्या किया जी, जो लोग जो इलाके फतह करते तो वहां के लोगों को स्लेव बनाते रहे और वहां पे उन्हें अपने काम में लाते रहे। और खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो क्या था, गोल्ड को ढूंढना, सोने को ढूंढना। तो सोना ढूंढना एक सबसे बड़ा काम उस टाइम पे अमेरिका में माना जाता था। इसके अलावा पीरू को जो है वो फ्रांसिस्को बिजारी जो है, इसने जो है उसके बाद कैप्चर किया पीरू के इलाके को। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में ये एक्सपेंड होते गए आहिस्ता आहिस्ता, और 1506 के अंदर जो है वो कोलंबस भी मर गया। जैसे मैंने कहा कोलंबस जो है वो मरा, लेकिन उसके बावजूद वो जाना नहीं कि उसने इंडिया जो है वो डिस्कवर नहीं किया, बल्कि ये अमेरिका है। इसके अलावा ये पूरी की पूरी जो लैंड्स थी, जो स्पेनिश लैंड्स थी, इनके ऊपर जो पहला गवर्नर बनाया गया वो पोनस डी लियोन जो है इसको बनाया गया। ये सामने आपको इसकी पिक्चर दिखाई दे रही है कि इसने जो है ये इसको फर्स्ट गवर्नर जो है वो बनाया गया। इसके अलावा प्रेटो रिको जो है फ्लोरिडा के अंदर 1513 में इस इलाके को जो है बसाया गया। अब ये जो है ये फ्लोरिडा का जो इलाका है 1513 के अंदर जिसकी बात की जा रही है, तो ये जो अगर यहाँ पे आप देखिए मैप के अंदर, तो ये इलाका आता है फ्लोरिडा का, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमेरिका है, यानी कि जिस अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर कोई पहली अगर आबादी बनी तो वो ये बनी जो 1513 के अंदर जो है वो यहाँ पे स्पेन ने बसाई थी। सबसे पहली आबादी फ्लोरिडा को कि अमेरिका का आखिरी कोना है, लेकिन यहाँ पे इस कोने के अंदर जो है यहाँ पे पहली आबादी 1513 के अंदर जो है वो बसाई गई। उसके बाद इसके बारे में ये मशहूर है, दो राय हैं, जैसे पोंस डी लियोन के बारे में कि भाई इसने क्या किया जी, 1521 के अंदर अपनी गवर्नरी को छोड़ दिया और आबे हयात की तलाश में निकल गया। कि उस टाइम पे ये बात फेमस थी कि भाई एक ऐसा पानी का चश्मा जो है वो यहाँ पे मौजूद है कि जिसको पीने से लोग हमेशा जवान रहते हैं, जिसे हम आबे हयात के नाम से जानते हैं। तो आबे हयात को ढूंढने के लिए जो है ये पोंस डी लियोन जो है इसने अपनी गवर्नरी छोड़ी और निकल गया। लेकिन बहुत से जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं इससे डिसएग्री भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, ये वैसे ही कहा गया। तो ये दोनों राय जो है वो मौजूद हैं हिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट अगर हम बात करें सेटलमेंट की अमेरिका में, तो एक तो फ्लोरिडा के अंदर यहाँ पे 1513 के अंदर हुई, दूसरी जो हुई वो 1525 के अंदर जो हुई। अब इसमें भी हिस्टोरियंस कुछ ये मानते हैं कि जो प्रेटो रिको का जो इलाका है फ्लोरिडा का, पहली ये थी, और कुछ ये मानते हैं कि ये दूसरी थी, या फिर ये जो है पहली ये वाली अमेरिका की थी। एसटी ऑगस्टाइन जो है, ठीक है, सेनेट ऑगस्टाइन का जो इलाका है फ्लोरिडा का, यहाँ पे 1525 के अंदर जो है ये यूएसए की पहली आबादी। दोनों को कंसिडर जो है वो किया जाता है, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर डिफरेंट आपको दिखाई देगा। इसी तरह इन्होंने जो है वो पहला फोर्ट जो है वो फ्लोरिडा के अंदर बिल्ड किया कि जो जहाज ये लेके आए थे उन्हीं जहाज़ों की जो लकड़ी थी, ठीक है, उन्हीं जहाज़ों की लकड़ी से एक पहला फोर्ट जो है वो बिल्ड किया गया, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए नेटिव अमेरिकन से, या जिनको इंडियंस का नाम दिया गया, उन इंडियंस से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पहला फोर्ट बनाया गया। अब ये तो वो हैं जो स्पेनिश हैं, यानी जो सबसे पहले पहुंचे कोलंबस के बाद और आके यहाँ पे क्लेम किया इन ज़मीनों के ऊपर, यहाँ पे आके कब्जा किया। अब इसके अलावा जो बाकी यूरोपियंस थे, ऑब्वियसली एक पूरी की पूरी रेस लगी हुई थी यूरोप के अंदर, ठीक है, कि भाई कौन ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर करेगा, कौन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा रिसोर्सेज को दूसरों के। तो इसलिए एक रेस तो मौजूद थी। तो अब दूसरी कौमों ने भी पहुंचना था ऑब्वियसली। अब दूसरे नंबर पर जो कौम पहुंची वो फ्रांस थी, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि फ्रांस थी और कुछ मानते हैं कि वो पुर्तगाल था, ठीक है, कि पुर्तगाल यहाँ पे आया दूसरे नंबर पर और उसने आके यहाँ पे एक छोटी सी कॉलोनी बनाई। लेकिन फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि फ्रांस आया और उसने एक बहुत बड़ी ज़मीन के ऊपर यहाँ पे फिर कब्जा किया आहिस्ता आहिस्ता। तो
1524 में यानी 1524 के अंदर जो है न्यू फाउंडेड लैंड जो है यहां पे अमेरिका पहुंचा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप मैप देखिए तो आपको दिखाई देगा ये है न्यू फाउंडेड लैंड। नॉर्मली अब ये जो न्यू फाउंडेड लैंड है आपको बहुत सा ये भी देखने को मिलेगा कि पूरे के पूरे अमेरिका के बारे में भी जो है ये नाम यूज किया जाता है न्यू फाउंडेड लैंड, क्योंकि अमेरिका पूरे का पूरा ही नया डिस्कवर हुआ था, तो इसलिए पूरे अमेरिका को भी सम टाइम जो है वो कह दिया जाता है न्यू फाउंडेड लैंड। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में इलाका है वो ये है, ये छोटा सा जो इलाका यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये इलाका जो है ये न्यू फाउंडेड लैंड का इलाका है, जो कि कनाडा के इस टाइम पे अंडर है या कनाडा में आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो फ्रांसीसी यहां पहुंचे और यहां पे आके उन्होंने जो है वो अपनी कॉलोनी यहां पे बनाई। अब उसमें फिर एक नाम आता है फ्रेंच के अंदर, उसके अंदर जो है फ्रेंच जैक कार्टर का, कि ये जो जैक कार्टर है इसने 1535 के अंदर जो है वो कनाडा तक ये पहुंचा। ठीक है, क्योंकि अब आप देखिए जो स्पेन था वो आप देखिए तो इस इलाके के अंदर यानी साउथ अमेरिका के अंदर, और यहाँ पे जो मिडिल अमेरिका जिसको हम कह लें तो मिडिल अमेरिका के अंदर पहुंचा हुआ था। लेकिन ये जो कनाडा का या जो अमेरिका का जो इलाका था, ठीक है, नॉर्थ का, तो इस नॉर्थ के इलाके में अभी तक फिलहाल कोई नहीं पहुंचा हुआ था, तो इसलिए नॉर्थ के इलाके के अंदर जो है कनाडा में ये यहाँ पे जैक कार्टर पहुंचा 1535 के अंदर, यहाँ पे इस इलाके के ऊपर क्लेम किया। अच्छा, इसके अलावा जो है ये क्यूबेक का इलाका है, ये भी इसको भी कनाडा ही कहा जाता है, कनाडा का ही इलाका है क्यूबेक का। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है कनाडा, तो 1670 के अंदर इस इलाके को भी जो है वो कनाडा ने अपने कब्जे में किया, यानी बहुत टाइम बाद किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अब क्योंकि वहीं मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्सपेंड करते जा रहे हैं और एक्सपेंशन होती जा रही है इनकी। फिर क्या हुआ कि इनकी जो वॉर्स हैं वो स्टार्ट हो गई। अब क्योंकि बाकी यूरोपियंस भी यहां पे आ रहे थे, तो ऐसे में क्या हुआ कि पहले से जो लोग वहां मौजूद थे वो क्लेम कर चुके थे कि ये जमीन उनकी है, लेकिन अब बाकी यूरोपियंस जो आते तो वहां पे वो भी आके जमीन पे वहां पे कॉलोनी बसाते। तो ऐसे में क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर यूरोपियंस की जो है वो वॉर स्टार्ट हो गई। यूरोप के अंदर तो ऑलरेडी वॉर्स लगी हुई थी, क्योंकि यूरोप में मैंने जैसे कहा कि उस टाइम पे यूरोप के हालात बहुत ही खराब थे। एक तो चर्च जो है वो उस टाइम पे रिफॉर्म के प्रोसेस से गुजर रहा था, तो हर साइड पे दंगे फसाद, दूसरा उनके म्यूचुअल जो एक वॉर्स थी, ठीक है, वो वॉर्स भी उस टाइम पे स्टार्ट की हुई थी यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा, तो उसी वजह से वो लोग यहां पे भी उसका हमें इंपैक्ट देखने को मिला, खास करके यूके के बीच में हमें देखने को मिला, अच्छा फ्रांस के बीच में, इसी तरह स्पेन के बीच में, यूके तो यहां बाद में पहुंचा, लेकिन ये वॉर्स उस टाइम पे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, 1570 के अंदर जो है वो स्पेन की ब्रिटिश वॉर हुई अमेरिका के अंदर। ठीक है, और ये किस वजह से, सिर्फ अमेरिका की वजह से ही हुई। यहाँ पे अब ये वॉर्स होती जा रही हैं और टेरिटरी को क्लेम किया जा रहा है कि भाई जो है वो हो। अब ये जो वॉर है 1577 के अंदर, अगर इस वॉर को आप थोड़ा सा समझें तो ये वॉर एक्चुअली में हुई कहाँ पे, यूरोप के अंदर, यूरोप के समंदरों के अंदर हुई। और स्पेन की क्योंकि नेवी जो है, नेवल पावर बहुत ज़्यादा थी, तो होता ये था कि ब्रिटिश जो है उन्होंने अमेरिका आने से पहले क्या किया कि जो शिप्स थे जो अमेरिका से आया करते थे सोना लेके या बाकी चीज़ें लेके आया करते थे अमेरिका से यूरोप की तरफ, तो वो उन जहाज़ों को लूट लिया करते थे समंदर के अंदर। अब आप ये देखिए कि क्योंकि अब दुश्मनी थी तो ऑब्वियसली ब्रिटिश क्या करता कि उसके जहाज़ भी समंदर के अंदर मौजूद होते, तो जैसे ये जहाज़ स्पेन की तरफ जाते तो उनको लूट लिया जाता। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि नेवी की पावर बहुत ज़्यादा थी स्पेन की, तो नेवल पावर को यहाँ पे 1570 के अंदर जो है वो डिफीट किया गया अमेरिका की वजह से, और उसके बाद जो है नेवल पावर बहुत ज़्यादा टूट गई। और जो बॉर्डर के एरियाज थे, ये जो यहाँ बॉर्डर के एरियाज हैं, यहाँ पे जो स्पेन है उसकी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी अमेरिका के अंदर। ये बात को समझिएगा कि जंग जो है वो कहां पे हो रही है, यूरोप के अंदर हो रही है। ठीक है, क्योंकि यूके यूरोप के अंदर है, वो भी तक अमेरिका पहुंचा नहीं है, लेकिन क्योंकि अब नेवल पावर तो स्पेन की दो जगह यूज हो रही है, यूरोप के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी, तो अब ऐसे में क्या होना था कि जाहिर बात है उसके ऊपर असर तो पड़ना था। तो ऐसे में जो स्पेन की जो यहां पे टेरिटरीज थी, ठीक है, आउटडोर उनकी जो टेरिटरीज थी अमेरिका के अंदर, उनकी नेवल पावर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। उसका फायदा यह हुआ कि जो बाकी जो नेशंस थी वो आके उन्होंने जो कॉलोनीज बसाई, तो उनको कोई प्रॉब्लम वहां पे उस टाइम पे नहीं हुआ। अगर उनकी पावर वैसी ही रहती तो यहां पे इनके लिए सेटल होना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब आप इस मैप के अंदर देखिए तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है जी, 3 नेशंस आपको दिखाई दे रही हैं। फ्रांस आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि ये पूरे का पूरा जो अंदर का अमेरिका का और खास करके जो कनाडा का एरिया है, ठीक है, ये हुडसन बे से लेके सारे का सारा, तो ये सारे का सारा किसके पास है इस टाइम पे, फ्रांस के पास, और ये 1700 के से पहले की बात हो रही है। दूसरे नंबर पे ब्रिटिश कॉलोनीज हैं जो कि बहुत ही छोटी सी हैं यहां पे, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे, 13 ब्रिटिश कॉलोनीज जो एक्चुअल में अमेरिका बनी बाद में। और उसके बाद यहाँ पे स्पेन की बात करेंगे कि स्पेन जो है यहाँ पे स्पेनिश एम्पायर जो सबसे पहले आके बची, ये फ्लोरिडा का इलाका, ठीक है, प्रेटो रिको का, और ये साथ में जो है वो मेक्सिको का इलाका। तो ये हमें वो टेरिटरीज यहाँ पे इस मैप के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रही है वो किसकी है, फ्रांस की है। और यही सबसे ज़्यादा लड़ाई भी थी कि फ्रांस की जो है वो ब्रिटिश के साथ सबसे ज़्यादा लड़ाई थी उस टाइम पे।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी नेक्स्ट नेशन की कि वो कौन सी है जो कि अमेरिका के अंदर पहुंची और उसने भी यहाँ पे आके जो है वो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो स्टार्ट की। अब उसमें हमारे पास नेक्स्ट आती है जी डच, ठीक है, डच या जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है या नीदरलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड भी इसी का नाम है, हॉलैंड भी इसी का नाम है और डच भी इन्हीं को ही कहा जाता है। तो डच जो है इन्होंने आके क्या किया जी, वेस्ट इंडियन कंपनी बनाई, यहाँ पे डच वेस्ट इंडियन कंपनी बनाई। अब यहाँ पे इसको एक और पॉइंट आपको समझना है, ये जो कंपनी का पॉइंट है इसको आप यहाँ समझते जाएं कि अब ये जो पूरी की पूरी सेटलमेंट्स हो रही थी अमेरिका के अंदर, यूरोपियंस जो वहाँ पे सेटलमेंट कर रहे थे, ये सेटलमेंट्स किसके नाम के ऊपर हो रही थी? ये एक्चुअली में जो है वो 3 तरह से हो रही थी, 3 डिफरेंट तरह से हो रही थी। अब पहला जो तरीका था, उस पहले तरीके, इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उस पहले तरीके में क्या था कि जो बादशाह था उस टाइम पे यूरोप के अंदर, जिस भी मुल्क का वो बादशाह था, उसके नाम के ऊपर यहाँ पे कॉलोनी बनाई जाती, ठीक है, और उस कॉलोनी को यहां पे स्टेबल किया जाता उन्हीं के नाम के ऊपर। दूसरा जो तरीका था, जो सबसे ज्यादा फेमस तरीका था, वो था जॉइंट स्टॉक कंपनी का। अब ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसका तरीका क्या था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है बेसिकली कि उसमें आधे शेयर्स जो हैं, यानी 51% शेयर्स आप कह लें, वो जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं और 49% जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के होते हैं, ठीक है, लोगों के होते हैं। तो ऐसे में ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई गई, यानी कि हुकूमत और जो अमीर लोग थे उन्होंने मिलकर जो कंपनीज बनाई, जैसे बिल्कुल इसकी एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी की है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी ही थी जिसने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की, जिसका हम हिस्ट्री के अंदर जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये कंपनीज बनाई गई, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, के भाई आप जो है वो बादशाह के नाम के ऊपर जाके वहां पे हुकूमत करें। बादशाह के नाम के ऊपर क्या आपने हुकूमत करनी है कि बादशाह को टैक्स देना है, बस बात इतनी सी है। बाकी आप वहां पे जाके बिजनेस करें, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करें, उनका वो रॉ मटेरियल यहां उठा के लाएं, ठीक है। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी सबसे ज्यादा फेमस थी। तो ये जो कंपनी का हम जिक्र कर रहे हैं, यानी डच वेस्ट इंडियन कंपनीज, तो ये कंपनीज जो है वो बनी। इसी तरह से स्पेन ने कंपनीज बनाई, यूके ने कंपनीज बनाई। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज वहां पे जाके, यानी अमीर अमीर लोग जो हैं, इन्होंने जाके वहां पे बिजनेस स्टार्ट किया और जिस बिल्कुल वही पैटर्न जो कि इंडिया के अंदर अडॉप्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यहां पे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करने का और एक्सप्लॉइट करने का रिसोर्सेज को, ठीक है, वही तरीका कार वहां पे भी अडॉप्ट किया गया सेम जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर। लेकिन फिर भी जहां पे कहीं प्रॉब्लम्स थी, जहां पे जिस इलाके को अपने कब्जे में रखना था, तो जैसे मैंने कहा 3 तरह का था, तो उसमें फिर जो है सबसे फेमस जो है वो क्या था कि सबसे फेमस जो है वो यही था कि फिर वहां पे मोनार्क के नाम के ऊपर या बादशाह के नाम के ऊपर वहां पे कॉलोनी बसाई जाती। और तीसरा प्रिपिटरी एक तरीकाकार है कि उसके तहत भी जो है एक कंपनीज वहां पे बसाई गई। अब उसके अंदर भी 4 आगे फिर सब फॉर्म्स आती हैं कि उसके तहत किस तरह से कंपनीज बनाई गई, कि यानी कि अपने दोस्तों को जो इलाके दिए गए कि भाई अब जो बड़े बड़े गवर्नर थे, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप के अंदर जो है वो एलीट सिस्टम था बहुत बड़ा और आम लोगों को तो कोई पूछता नहीं था। तो ऐसे में वो लोग जो है वहां पे जाके उन्होंने कंपनी बना के बिजनेस किया। अब डच कंपनी जो है तीसरे नंबर पे आई, यानी कि फ्रांस आ चुका, स्पेन आ चुका, ठीक है, फ्रांस आ चुका और उसके बाद जो है वो नीदरलैंड या हॉलैंड जो है ये वहां पे आके पहुंचता है। और हेनरी हुडसन जो है, अब जिसने हुडसन बे कंपनी भी जिसने बनाई थी, उसी के नाम के ऊपर हेनरी हुडसन है। तो हेनरी हुडसन ने जो है वो क्या किया जी, नॉर्थ ईस्टर्न यूएस के अंदर या कनाडा के अंदर आके यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ट्रेड स्टार्ट की और कंपनी बनाई। और ट्रेड किसकी थी? फॉर की ट्रेड थी, यानी कि ये जो यहाँ पे हम फॉर ट्रेड देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो एक्चुअल में जो हॉलैंड की कंपनी थी, इसका जो मेन फोकस था वो फोकस किसके ऊपर था? ट्रेड के ऊपर था, और वो भी फॉर ट्रेड के ऊपर, कि जो जानवरों के ऊपर वो जो क्या कहते हैं उसको, उनके जो चमड़े से जो बनती है, चमड़े में खास करके वो जो फार होती है, उससे जो ट्रेड बहुत ज़्यादा वहाँ पे थी जानवरों की, तो उनको जो है वो ट्रेड किया जाता और बाकी दुनिया में जो है वो भेजा जाता था। खास करके एशिया के अंदर जो है वो उसे सप्लाई किया जाता था इस फार को, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने ट्रेड पर्पसेस के लिए यहां पे बनाई, क्योंकि बाद में यहां पे इनकी भी कॉलोनीज बनी और फिर आपस में झगड़े हुए यहां पे। तो इन्होंने क्या किया, यहां पे न्यू एम्स्टरडैम बनाया, क्योंकि एम्स्टरडैम जो है वो नेदरलैंड का कैपिटल है। तो इन्होंने यहां पे जो बनाया उसका नाम रखा न्यू एम्स्टरडैम, ठीक है। और न्यू नेदरलैंड यहां पे आगे बसाया, क्योंकि वो नेदरलैंड था तो यहां पे जो बसा वो न्यू नेदरलैंड हो गया। आप जरा बात को साथ में समझते जाइएगा। ये मैनहट्टन का इलाका है, खास करके ये न्यूयॉर्क का जो इलाका आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क का इलाका है, यहाँ इस एरियाज के अंदर इन्होंने क्या किया जी, न्यू एम्स्टरडैम बसाया और न्यू नेदरलैंड आके बसाया। और साथ में कनाडा का जो इलाका है हुडसन बे का, वहां पे भी जाके इन्होंने क्या किया जी, वहां पे भी इन्होंने कब्जा किया और वहां पे कॉलोनीज अपनी बनाई, ठीक है। अब आप यहां इस मैप के अंदर देखिए तो ये जो आपको इलाका दिखाई देगा, ये जो है, ये जो बीच का इलाका है, ये इलाका किसने आके बचाया जी, डच कंपनी ने आके यहाँ पे बसाया और ये इस इलाके को डेवलप किया और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आके कब्जा किया और यहाँ पे कॉलोनी अपनी बनाई यहाँ पे इन्होंने।
अब क्या हुआ कि न्यू इंग्लैंड का जो है मुकाबला हो गया न्यू नीदरलैंड के साथ, इनकी वॉर स्टार्ट हो गई क्योंकि इलाके अब साथ साथ थे। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, क्योंकि साथ साथ जो है इसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद इंग्लैंड भी यहां पे पहुंच गया। जब इंग्लैंड पहुंचा तो जाहिर बात है अब न्यू इंग्लैंड, पहले वहां पे मुकाबला था, अब यहां पे यानी यूरोप के अंदर मुकाबला था, अब यहां अमेरिका के अंदर जो है मुकाबला स्टार्ट हो गया। एक तीसरी दुनिया के अंदर भी आके इन्होंने एक दूसरे को नहीं छोड़ा और यहाँ पे आके स्टार्ट कर दिया मुकाबला कि भाई ये हिस्सा मेरा है, ये मेरा है। तो वो इस तरह से इनका आपस में मुकाबला हुआ, नतीजे के तौर पे यहाँ पे भी वॉर्स इनके बीच में भी स्टार्ट हो गई। यानी कि वही वॉर्स जो उस टाइम पे यूरोप के अंदर मौजूद थी, वही वॉर्स अब अमेरिका में भी जो है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स गो के बाद में आएंगे, लेकिन ये क्योंकि डच कंपनी के अंडर ही एक एरिया आ रहा है तो उसको हम यहां पे जिक्र करते चलें साथ में कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, न्यू एम्स्टरडैम का जो इलाका है इसको इन्होंने क्या किया जी 1664 के अंदर अपने कब्जे में कर लिया। यानी जो जंग हुई उस जंग के नतीजे के तौर पर नीदरलैंड से ये इलाका निकल गया न्यू एम्स्टरडैम का, और इसको क्या किया जी, इसको नाम दे दिया न्यूयॉर्क का, और न्यूयॉर्क का नाम दे दिया और इसका नया नाम जो है न्यूयॉर्क था जो कि ब्रिटिशर्स के पास था। गो कि ये इलाका फिर से दोबारा से जो है वो हॉलैंड के पास गया और फिर दोबारा से एक डील के तहत जो है वो इसे वापस हासिल किया गया। यानी पहले एक जंग हुई, उस जंग के अंदर क्या किया जी, ब्रिटिशर्स ने इस न्यू एम्स्टरडैम के इलाके को कब्जे में ले लिया। उसके बाद दोबारा से जंग हुई और दोबारा से जो है वो डच कंपनी के पास वापस चला गया, फिर से एक डील के तहत जो है वो दोबारा से ब्रिटिशर्स ने इसे हासिल कर लिया और उसका नाम न्यूयॉर्क उन्होंने रखा। ठीक है, तो इस तरह से न्यूयॉर्क का जो इलाका था ये भी इनके कब्जे में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं जी स्वीडिश सेटलमेंट की, कि स्वीडन भी जो है उस टाइम पे ये भी बहुत बड़ी पावर था, खास करके नेवल पावर था, क्योंकि वो पावर्स जिनके पास नेवी की पावर्स थी वही अमेरिका आ सकते थे। अब सवाल है क्यों, तो जवाब इसका यही है कि अटलांटिक ओशन इतना बड़ा ओशन है कि उसको जाहिर बात है अब बहुत बड़ी नेवल पावर ही क्रॉस कर सकती है, कोई आम जो है उसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो स्वीडन भी जो है इसने फिर कंपनी बनाई, न्यू स्वीडन कंपनी जो है इसने बनाई इस नाम से, और इन्होंने क्या किया जी, स्वीडन और जर्मनी दोनों ने मिल के जो है यहां पे मुकाबला किया डच का। ठीक है, और यहां पे आके इन्होंने यहां पे कंपनियां बसाई, मैरीलैंड के अंदर, पेंसिल्वानिया के अंदर और न्यू जर्सी के अंदर। यानी ये जो तीनों स्टेट्स थी बाद में जिनको फिर एक बना दिया गया था। ठीक है, मैरीलैंड, पेंसिल्वानिया और न्यू जर्सी जो है इनको इन्होंने क्या किया जी, यहां पे आके इनके ऊपर कब्जा किया स्वीडन ने, और स्वीडन और जर्मनी ने मिलके। तो यहां इस पिक्चर के अंदर आप देखिए तो ये आपको जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये डच कॉलोनीज है, ये यहां पे एक इस आइलैंड के ऊपर, और दूसरा जो यहां पे इस अंदर की साइड पे आपको ये दिखाई दे रही है न्यूयॉर्क की साइड पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो हैं ये डच कॉलोनीज हैं। इसके अलावा दूसरी जो है इसके साथ साथ पैरेलल मौजूद हैं, वो क्या है जी, वो इंग्लिश कॉलोनीज है। यहाँ पे आप इस पे देखिए, यहाँ पे साथ में आप देखिए कनेक्टिकट के नीचे यहाँ पे, और ये न्यू इंग्लैंड का ये जो इलाका है इसको आप देखिए यहाँ पे। तो इनकी वॉर्स यहाँ पे इसी वजह से जो है वॉर्स होती रही, और ये इलाका इनसे बाद में फिर ये जो इलाका है ये यहाँ पे जो जंग हुई थी 1664 के अंदर, इस इलाके को जो है वो हासिल किया गया, इंग्लिश ने हासिल किया डच से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी ब्रिटिशर्स की, यानी वो लोग जो एक्चुअल में बाद में आके जो है वो यहाँ पे बन गए, मालिक बन गए। ठीक है, तो वो लोग कब आए, जो सबसे आखिर में आए। ठीक है, यानी जो सबसे आखिर में यहाँ पे आए थे, जिन्होंने आके यहाँ सेटल होना स्टार्ट किया, तो वही एक्चुअली में वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हुए, उन्होंने अपना लोहा आके यहाँ पे मनवाया ब्रिटिशर्स ने। अब सबसे पहले अगर ब्रिटिश की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि सबसे आखिर में ये पहुंचे, पहले पहुंचे, लेकिन आखिर में आके इन्होंने कॉलोनीज यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बसाना स्टार्ट की बाकी नेशंस की बनिस्बत। तो यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो सबसे पहले जॉन कैबोट जो है, जॉन कैबोट नाम का जो एक शिप कैप्टन था, यहाँ पे 1497 के अंदर आया। ठीक है, और वो जिस इलाके के अंदर आया उस इलाके के अंदर लेब्राडोर का इलाका जो है और न्यू फाउंडेड लैंड जिसको कहा गया। ठीक है, ये दो इलाके यहाँ पे ये पहुंचा और यहाँ पे इसने आके टेरिटरी को क्लेम किया। ब्रिटिशर्स ने आके ब्रिटिश के नाम के ऊपर या मलका के नाम के ऊपर यहाँ पे आके इसने इस इलाके को क्लेम किया कि भाई ये इलाका अब जो है वो हमारा है। ठीक है, तो किसने सबसे किया, जॉन कैबोट ने। यहाँ पे आपको ये सबसे पहली पिक्चर के अंदर जो है वो जॉन कैबोट दिखाई दे रहा है, इसने आके यहाँ पे किया। उसके बाद जो प्रॉपरली यहाँ पे जो सिस्टम आ गया आहिस्ता आहिस्ता जो डेवलप हुआ, ठीक है, वो अगर उस सिस्टम की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले वॉल्टर रॉफ जो है इसने आके 1585 के अंदर यानी 1585 के अंदर जो है वो एक कॉलोनी बसाई और ये कॉलोनी जो है वो फेल हो गई। अब आप जरा डिफरेंस देखिए कि 1497 में यहाँ पे एक लैंड यहाँ पे हुई यानी कि न्यू फाउंडेड लैंड पहली, और दूसरा जो है लेब्राडोर का इलाका, इस इलाके की कुछ इलाके के ऊपर आके
क्लेम हो चुका जॉन कैबोट का, लेकिन अभी तक जो यूरोप है या इंग्लैंड जिसको हम अभी तक कह रहे हैं, ठीक है जी, तो इंग्लैंड जो है उसने प्रॉपरली यहां पे किसी इलाके के ऊपर कॉलोनी नहीं बसाई थी। तो उसके बाद 1585 के अंदर एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद, ठीक है, तकरीबन सेंचुरी एंड होने वाली है और बाकी सारी नेशंस यहां पे आ चुकी, लड़ाइयां हो चुकी और किसी ना किसी सेटल हो रही हैं। तो अब यहां पे जो है ना फर्स्ट कॉलोनी बसाई जो कि नाकाम हो गई, क्योंकि जो कॉलोनी बसाई गई थी वो नाकाम हो गई। उसकी वजह ये थी कि वहां की जो एटमॉस्फेयर था वो सूटेबल नहीं था, जिसके वजह के तौर पे वो कॉलोनी वहां पे नाकाम हो गई। दूसरी जो कॉलोनी थी वो बसाई गई वर्जीनिया के अंदर। वर्जीनिया कंपनी ने जो बसाई थी जेम्स टाउन की कॉलोनी, जो कि 1607 के अंदर जो है वो यहाँ पे बसाई गई, जेम्स टाउन के इलाके में बादशाह जेम्स के नाम के ऊपर और रिवर जेम्स के ऊपर जो है वो बसाई गई। और यही जो है एक्चुअली में ये अमेरिका की बुनियाद पड़ी यहाँ से। ये जो अमेरिका है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो बात कर रहे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो बुनियाद पड़ी वो इस जेम्स टाउन से पड़ी। यहाँ आप नीचे मैप देखिए तो ये है जेम्स टाउन का इलाका। तो ये छोटा सा जो जेम्स टाउन का इलाका यहां पे आके बसाया, जो कि सेकंड कॉलोनी थी, किसकी, ब्रिटिशर्स की सेकंड कॉलोनी थी। तो यहां पे जो सेकंड कॉलोनी बसाई, यही बाद में जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि यही अमेरिका की बुनियाद बना, ठीक है। गो के इनके लिए भी बहुत टफ सर्वाइवल था। इससे पहले हम कुछ यहां पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए कौन से लोग यहां पे आ रहे थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कौन से लोग यहां पे आ रहे थे। वो लोग यहां पे आ रहे थे जो मजहब से भागे हुए थे। अब आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है ताकि आपको समझ आए कि अमेरिका में कौन से लोग आके आबाद हो रहे हैं। एक तो प्राइवेट ग्रुप्स आ रहे थे यहां पे प्राइवेट तौर पे, ठीक है। दूसरा वो लोग आ रहे थे जिनको गवर्नमेंट भेज रही थी, यानी कि जो बड़े बड़े लोग थे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होल्ड करते थे, तो वो लोग अपने साथ स्लेव लेके आ रहे थे, ठीक है। स्लेव मतलब, अब स्लेव को आप यहां पे समझिएगा कि हम आगे भी इसका बात करेंगे कि दो तरह के स्लेव्स थे। एक वो स्लेव्स थे जो कि यहां के लोगों को बनाया गया, ठीक है, बहुत छोटे पैमाने के ऊपर। एक वो स्लेव्स थे जो अफ्रीका से लाए गए, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। और एक वो स्लेव्स थे कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे पैसा, ठीक है, तो वो जो है उन्होंने क्या किया जी, स्लेवरी को एक लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेप्ट किया कि भाई आप हमें, वो यूरोप के अंदर थे, उन्होंने कहा आप हमें यूरोप से लेके जाएं। तो जब तक हम, क्योंकि अब रेंट, जाहिर बात है यूरोप से अटलांटिक ओशन क्रॉस करके अमेरिका आना तो बहुत बड़े जो है वो पैसे लगते हैं इसके अंदर। तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे तो नहीं है, आप ऐसा करें हमें वहां लेके चले जाएं और जितना टाइम हमारे पैसे पूरे नहीं होते, जो टिकट के पैसे हैं, तो उस टाइम तक हम आपके गुलाम रहेंगे, हम आपके काम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो एक वो स्लेव्स थे, यानी जो गोरे ही थे वो स्लेव बन के यहां पे कुछ लोग आए जो कि उस टाइम पे यूरोप के अंदर बहुत कुचला जा रहा था। और तीसरा एक बड़ा ग्रुप जो था जो कि मजहबी तौर पे जिनको सजाएं दी गई, जिनको वहां से निकाला गया और जो वहां पे जिनको मुख्तलिफ तरह से टॉर्चर किया गया, तो वो लोग वहां से भाग के जो है, यानी नॉर्मली कहा जाए तो बागी जो थे एक बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर से, चर्च ऑफ इंग्लैंड से जो तंग थे, तो वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से तंग लोग जो है वो आके अमेरिका के अंदर बसना स्टार्ट हो गए। उन्होंने यहां पे आके अपने आप को सेटल किया। तो वो तो थे ही पहले से बागी ऑब्वियसली। और अब इनके बीच में क्या हुआ, यहाँ पे नेटिव अमेरिकन के बीच में और यहाँ पे क्लैशेस बहुत ज़्यादा हुए और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई। खास करके जो ब्रिटिशर्स का रवैया था या यूरोपियंस पूरे का जो रवैया था वो बहुत ही बुरा था, क्योंकि यूरोपियंस माना जाता है कि इन्होंने नेटिव अमेरिकन को टास्क दिया हुआ होता, क्योंकि उनके गुलाम थे, तो टास्क क्या दिया हुआ होता कि आपने, हर शख्स ने रोज़ जो है वो सोना लाना है, और जो शख्स सोना नहीं लाता था उसके जो हाथ हैं वो काट दिए जाते थे और इस तरह लोग मर जाते, क्योंकि अब जाहिर बात है हाथ काटे जाते, इतना ज़्यादा खून बहता, तो वो जाहिल थे, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल कोई ट्रीटमेंट ऐसा था नहीं, तो उन लोगों की वहां पे अमवात हो जाती, उनको टॉर्चर किया जाता, उनको शदीद जुल्म का जो है वो शिकार किया गया वहां पे। और हिस्ट्री में इसका जिक्र बहुत कम हमें देखने को मिलेगा। उसकी वजह यही है कि वो नहीं चाहते अमेरिका के अंदर खास करके कि भाई इस तरह से जो है वो दंगे फसाद हों, कि उनके साथ कैसा वो सलूक करते रहे। तो बहुत ज्यादा जुल्म किया गया कि भाई सोना आप क्यों नहीं ला के दे रहे हमें, और इसके अलावा भी जो है वो उनसे बहुत से काम लिए जाते। तो यहाँ पे ये लोग आके यूरोप से, खास करके बरतानिया से यहाँ पे आके बसना स्टार्ट हो गए। और यहाँ पे पहली जो आबादी बनी वो बनी जी वर्जीनिया कंपनी ने बनाई, ठीक है, और जो कि वर्जिन क्वीन के नाम के ऊपर बनी हुई थी। और इसको उसने यहाँ पे आके जेम्स टाउन का इलाका यहाँ पे बसाया। अब यहाँ पे आप देखिए जेम्स टाउन के इलाके के आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे जेम्स टाउन के इलाके में जब लोग आए तो इन्होंने नेटिव्स के साथ किस तरह का सलूक किया, इनको खाना दिया जा रहा है। तो क्योंकि माना जाता है कि जो यहाँ पे नेटिव्स थे इन्होंने ही इन्हें जो है यहाँ पे फूड क्रॉप करना सिखाया, खास करके मेज वगैरह जो है वो क्रॉप करना सिखाई, मक्की वगैरह, कि किस तरह से आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं और रह सकते हैं। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, यानी जो बरतानवी या यूरोपियंस लोग थे, इनको अब जाहिर बात है फूड का कोई ज्यादा आइडिया नहीं था जो कि यहाँ पे प्लांट किया जाता, ठीक है, इसलिए, और दूसरे को तरीका भी नहीं आता था। ये जो है वो मछली वगैरह खाने वाले लोग थे और गोश्त वगैरह और खास करके सुअर वगैरह का गोश्त खाने के लोग आदि थे यूरोपियंस लोग। लेकिन जो यहाँ के अमेरिका के लोग थे वो तो एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादातर डिपेंड करते थे।
तो इसलिए जो है उन्होंने फिर यहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन थे इन्होंने इन्हें सिखाया। तो ये जेम्स टाउन का एक खाका बनाया जाता है कि इस तरह से जो है वो ट्राइंगल की शेप में ये बनाया गया समंदर के किनारे पे। और ये देखिए यहाँ पे ये जेम्स टाउन का मैप है, ये पूरे का पूरा जो है वो जेम्स टाउन है और यहाँ पे आके जेम्स टाउन को बसाया गया। अब जेम्स टाउन के साथ क्या हुआ ये देखते हैं। अब देखिए जेम्स टाउन की अगर बात की जाए तो उससे पहले बल्कि हम यहाँ पे देखिए ये पहली एक तो फर्स्ट प्राइवेट सक्सेसफुल कॉलोनी यहाँ पे बनी, ठीक है। ये पहली कॉलोनी थी जो कि यूके की कामयाब हुई, गो कि बहुत ही टफ टाइम से गुजर के कामयाब हुई। अब यहाँ पे दो कंपनीज मौजूद थी, एक लंदन कंपनी मौजूद थी, दूसरी जो है वो प्ले स्मिथ कंपनी या इसी को जो है वो प्ले मॉथ कंपनी भी कहा जाता है, ठीक है। प्ले मिथ या प्ले मॉथ दोनों ही आपसे कह सकते हैं। प्ले मिथ कंपनी जो है यहाँ पे इस प्ले मिथ कंपनी ने आके बसाई थी, ठीक है। अब क्योंकि ये कंपनीज कौन सी थी, ये कंपनीज थी जॉइंट स्टॉक कंपनीज, वही जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं कि भाई ये पैसे वाले लोग जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी से अपने शेयर खरीदते और हुकूमत का भी उसमें शेयर होता, तो इसलिए हुकूमत को टैक्स देना तो कंपलसरी था, तो हुकूमत की बात भी मानना कंपलसरी था क्योंकि 51% शेयर जो है वो उनके होते हैं। तो ऐसे में जो है फिर इन्होंने आके यहाँ पे कॉलोनीज बसाना शुरू कर दी प्लेमॉथ कंपनी ने। अब यहाँ पे दो तरह की हमें सेटलमेंट्स नजर आएंगी, एक जो है वो नॉर्थ के अंदर नजर आएंगी, ठीक है, यानी ऊपर की साइड पे, और दूसरी जो है वो साउथ की साइड पे नजर आएंगी। दोनों ब्रिटिशर्स की हैं और दोनों जो है वो दो डिफरेंट तरह की कंपनीज बना रही हैं, एक प्लेमॉथ कंपनी बना रही है और दूसरी जो है वर्जीनिया कंपनी जो है या लंदन कंपनी जो है वो यहां पे सेटलमेंट्स कर रही है। यानी दोनों कंपनियों ने, जाहिर बात है पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने के लिए उन्होंने क्या करना है कि यहां पे आबादियां बनानी है, उनसे काम लेना है और एक पूरे का पूरा सिस्टम यहां पे डेवलप करना है, टैक्स जनरेट करना है और साथ में जो है अपने लिए बहुत बड़ा पैसा बनाना है। और रॉ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ के अंदर जो है वो सेटलमेंट्स होना स्टार्ट हो गई, गो कि प्ले मिथ कंपनी जो है वो कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हुई एक बड़ी सेटलमेंट को बनाने में यहां पे, ठीक है। अब क्या हुआ जी कि यहां पे अब जेम्स टाउन की बात करते हैं कि जेम्स टाउन की हालत जो है वो बहुत ही मिजरेबल थी शुरू में। यानी जेम्स टाउन यहां पे आके बसा, एक तो जेम्स टाउन को माना यह जाता है कि एक इतना लंबा सफर करने के बाद जो लोग यहां पे पहुंचे वो वैसे ही इतने थके हुए थे, उनको फूड नहीं मिला, तो बहुत से लोग जो है उनकी यहां पे अमवात हो गई, ठीक है, वो मर गए। और इसके अलावा जो यहाँ पे बचे वो सर्दी से और भूख से मर गए, क्योंकि अब जाहिर बात है यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और सर्दी और ठंड की वजह से जो है यहाँ पे मरे, और सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज़ यहाँ पे थी नहीं, खुला आसमान था, तो ऐसे में बहुत से लोग यहाँ पे मर गए। यानी तकरीबन ये जो जेम्स टाउन था ये भी ख़त्म होने के करीब था। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि जो लोग बच गए थे वो यही सोच के आए थे यूरोप से कि भाई हम यहाँ पे बहुत बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम वहाँ जाके सोना ढूंढेंगे, क्योंकि ये जो लैंड है अमेरिका की ये सोने की लैंड है, लैंड ऑफ गोल्ड है, तो इसलिए सोना ढूंढेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये कोई काम करते नहीं थे, एग्रीकल्चर करते नहीं थे, फूड प्रोसेसिंग कुछ थी नहीं, नतीजे के तौर पे सिर्फ दिन भर जो है वो सोने की तलाश में घूमते रहते। तो ऐसे में फिर इन्होंने मरना ही था और इनकी जो जिंदगी है उन्होंने मजीद मुश्किल होना था, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर इनका फोकस नहीं था जो एक्चुअल पोटेंशियल था अमेरिका के अंदर उस टाइम पे। तो 440 लोग जो हैं वो मर गए 500 लोगों में से, यानी 500 लोग टोटल जो आए थे उनमें से 440 लोग जो है वो 3 सालों के अंदर ही, पहले 3 साल के अंदर, यानी 1606 से लेके 1609 तक जो है, 1609 या 1610 तक जो है ये लोग मर गए और सिर्फ 60 लोग जो है वो बाकी बचे, सिर्फ 60 लोग। अब आप अंदाजा करें कि बाकी जो है वो क्या हालात वहां पे जेम्स टाउन के रहे होंगे और जेम्स टाउन ने फिर किस तरह से सर्वाइवल किया। उसके बाद 1622 में जो है इसको जेम्स टाउन को रॉयल कंट्रोल में ले लिया गया, यानी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी थी उसको उससे हट के पूरे का पूरा जो है वो रॉयल कॉलोनी बना दिया गया और रॉयल उसके अंडर ले लिया गया। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इनका सर्वाइवल जो है वो कैसे पॉसिबल हुआ, कितने लोग मर गए 3 सालों में, फिर कैसे सर्वाइवल पॉसिबल हुआ। तो उसमें 2 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट हमें नाम यहां देखने को मिलता है। एक है जी जॉन स्मिथ, ठीक है, जो कि जहाज का कैप्टन था, जिस जहाज पे ये आए थे उस जहाज का कैप्टन था, ठीक है, और दूसरा जो है जॉन रॉल्स था, ठीक है। ये जो 2 लोग थे, इन लोगों ने जो है यहां पे पॉसिबल बनाया किसको जी, जेम्स टाउन को, के लोगों को के लिए कि वो यहां पे जिंदा रह सकें। तो आप ये कह लें कि जो अमेरिका की जो इब्तिदा की इन 2 लोगों से इब्तिदा हुई कि जिन्होंने एक लीडरशिप का रोल प्ले किया उस टाइम पे और यहां पे आके मुश्किल हालात पे जो है वो इनको जीना सिखाया। अब जॉन स्मिथ का सबसे पहले नाम आता है, तो जॉन स्मिथ ने फूड अरेंजमेंट्स की, क्योंकि जब जॉन स्मिथ ने ये देखा कि हालात कैसे हैं तो जॉन स्मिथ ने क्या किया जी, रिलेशंस बिल्ड किए, किसके साथ जी, जो नेटिव अमेरिकन थे उनके साथ जो है वो रिलेशंस बिल्ड किए, क्योंकि उनके साथ वॉर्स हो रही थी, तो जाहिर बात है उनके साथ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, तो उनके साथ वॉर्स थी। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, नेटिव अमेरिकन के साथ जॉन स्मिथ ने जो है वो रिलेशंस बिल्ड किए, और रिलेशन बिल्ड करने के नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि इनको फूड मिला और इन्होंने यहां पे सर्वाइव किया। अब मजे की बात यहां पे ये है
कि जो जॉन स्मिथ है जब ये फूड की अरेंजमेंट के लिए पहली बार गया तो इसको जो है वो अगवा कर लिया गया। यहां पे ये देखिए, ये जो लेटा हुआ है इस पिक्चर के अंदर, जिसको मारने की कोशिश की जा रही है और ये लड़की जो है ये बचा रही है, इसे बचाने की कोशिश कर रही है, तो ये जॉन स्मिथ है एक्चुअली में। तो जॉन स्मिथ को जब कैद कर लिया गया तो ऐसे में ये जो लड़की थी, ये जो एक 11 साल की लड़की थी, तो 11 साल की लड़की ने जॉन स्मिथ को बचाया। ये उसी खानदान से थी, यानी कि इसने बचाया कि भाई आप इसे कत्ल ना करें, और इस लड़की ने हेल्प की जॉन स्मिथ की वहां से भागने में, और जॉन स्मिथ वहां से भाग गया। ठीक है, उस टाइम पे यानी रिलेशंस बेटर नहीं हुए, बाद में हुए, लेकिन फिर बाद में इसी लड़की को जो है वो कैद कर लिया गया। अब जरा बात को समझ रहे हैं आप कि जॉन स्मिथ जब वहां पे गया तो जॉन स्मिथ को कैद कर लिया गया, और जॉन स्मिथ की जान जो इस लड़की ने बचाई, तो इस लड़की के रिलेशंस पैदा हो गए। किसके साथ जी? अमेरिकन के साथ, जॉन स्मिथ के साथ नहीं। जॉन स्मिथ के साथ भी पैदा हुए लेकिन वैसे नहीं। उसके बाद जो है इस लड़की को अगवा कर लिया गया बदले के तौर पे। ठीक है, अब जब लड़की को अगवा किया गया तो कैद में जब ये लड़की थी तो लड़की का जो है वो माना जाता है जी लव अफेयर चला। किसके साथ? जॉन रॉल्फ के साथ। अगवा किसने किया? जॉन स्मिथ ने, जो जहाज का कैप्टन था, लेकिन जो लव अफेयर चला वो जॉन रॉल्फ के साथ चला, और बाद में फिर यही जो है ये लव अफेयर बाद में शादी में बदला, और जो है इन दोनों की, इस लड़की की, ठीक है, और जॉन रॉल्फ की जो है वो शादी हो गई। और इस तरह से दो कबीले जो थे इनके बीच में 8 साल के लिए एक एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि 8 साल के बाद जो है ये लड़की फिर 21 साल की एज में ये यूरोप आई भी थी। जब इसको यूरोप लाया गया और जब ये यूरोप से वापस जा रही थी तो बीमार हो गई, क्योंकि यूरोप का एटमॉस्फेयर चेंज था, बीमारियां बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में जो है ये वहां पे इसका क्या हो गया जी, रास्ते में इसकी मौत हो गई। तो उसके बाद फिर से कुछ हालात खराब भी हुए, लेकिन ये फर्स्ट लव मैरिज थी। आप ये कह लें कि भाई जो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी या यूरोपियंस और वहां नेटिव अमेरिकन के बीच में डेवलप हुई, और इस लड़की के साथ ये पूरे का पूरा जो है वो किस्सा डेवलप हुआ। खैर, तो जॉन स्मिथ जो है इसने क्या किया जी, फूड अरेंजमेंट्स की। और दूसरा जो था जॉन रॉल्फ, जिसका जो सबसे ज्यादा नाम पैदा हुआ या सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है उस टाइम पे जेम्स टाउन को उसके पांव पे खड़े करने का, वो जॉन रॉल्फ को जाता है। उसकी वजह क्या है कि जो टोबैको ट्रेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई गई, और जो तंबाकू को वहां पे लगाने का तरीका जो है वो हुआ सामने आया। वो क्या था जी, जॉन रॉल्फ ने वहां पे ये तरीका डिस्कवर किया कि वहां का जो जमीन है, देखा जॉन रॉल्फ ने कि भाई ये टोबैको के लिए बहुत अच्छी है, इसका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो इसने क्या किया जी कि 1610 से लेके 1612 तक जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जमीन के ऊपर कि भाई क्या ये अच्छी है, किस तरह का टोबैको ये प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद इसने टोबैको पैदा किया, और बहुत बड़ी तादाद में पैदा किया। 20,000 पॉन्ड्स टोबैको जो है वो यहां पे सालाना पैदा किया गया। तो आप अंदाजा कर लें कितना बड़ा टोबैको था। और खास करके उस टाइम पे ये टोबैको जो है बहुत बड़ी एक्सपोर्ट बना जेम्स टाउन की, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट है ये जाया करती थी यूरोप या बर्तानिया, क्योंकि बर्तानिया में जो है बहुत बड़ा तंबाकू उस टाइम पे इस्तेमाल होता था, और तंबाकू बहुत कॉस्टली भी है। तो इसलिए ये तंबाकू जो है इसने अमेरिका को बचाया, और इसने अमेरिका की इकोनॉमी जो है, ठीक है, इस इकोनॉमी को जो है वो क्या किया, ग्रोथ दी। तो यहां पे ये जेम्स टाउन खुद जो है प्रैक्टिस में लगा हुआ है तंबाकू उगाने की। तो इसलिए ये तंबाकू है, इसकी पैदावार फिर बहुत ज्यादा यहां पे हुई, और इसी ने जो है वो इकोनॉमी को यहां पे ग्रो किया, और जेम्स टाउन अपने पैरों पे खड़ा हो गया। साथ में जॉन स्मिथ ने एक और काम भी किया था कि वो लोग जो सोने की तलाश में थे, जो हर टाइम पे गोल्ड की तलाश में रहते थे, उनको जो है काफी सख्ती से पेश आया, और ये कह दिया कि अगर जो बंदा यहां से फूड लेना चाहता है, यहां लिविंग रखना चाहता है, उसके लिए कंपलसरी है कि वो यहां पे काम करेगा। यानी एग्रीकल्चर या ज़राअत की तरफ जो है वो जॉन स्मिथ लेके आया उस कौम को जो कि उस टाइम पे सिर्फ सोने के पीछे पड़ी हुई थी। तो सख्ती कर दी। ऐसे में जब लोगों ने काम करना स्टार्ट किया खेतों के अंदर, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस हुआ, साथ में जो है वो टोबैको निकल आया। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो जॉन स्मिथ की ये जो कंपनी बनाई गई थी, ठीक है, कॉलोनी बनाई गई थी, ये कॉलोनी जेम्स टाउन की बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी, और बहुत ज्यादा इसने कम ही सालों के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की कर ली, और बहुत ज्यादा टैक्स भी प्रोड्यूस किया। इसके बाद क्या हुआ जी, पहली जो लेजिस्लेटिव है, पहले कानून साज इदारा जो है इसी जेम्स टाउन के अंदर बना, और कहां पे बना, 1619 के अंदर बना, हाउस ऑफ बॉर्जेस के अंदर बना। ठीक है, यानी हाउस ऑफ बॉर्जेस जो है बनाया गया कि यहां पे इन्होंने अपने जो फैसले थे वो खुद करने शुरू किए। अब अपने फैसलों की नौइयत दो तरह की होती है, एक वो फैसले हैं जो कि किंग नहीं करने थे या जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं करने थे, वो तो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन जो इंटरनल अफेयर्स हैं, छोटे छोटे अफेयर्स जो थे, उनको मैनेज करने के लिए ये फर्स्ट लेजिस्लेचर जो है वो बनाया गया 1619 के अंदर उस टाइम पे। ठीक है, और 27 लोग जो है इन्होंने इसका फर्स्ट सेशन जो है वो अटेम्प्ट किया इस असेंबली का 4 अगस्त 1619 को। तो यानी जो पहली असेंबली यहां पे बनी अमेरिका के अंदर यूरोपियंस की, वो कौन सी बनी जी, ये बनी जो कि 1619 के अंदर यहां पे इसका फर्स्ट सेशन हुआ।
और सेल्फ रूल जो है वो छोटे पैमाने के ऊपर, बहुत छोटे पैमाने के ऊपर स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कि वो आज़ाद हो गए, ऐसा हरगिज नहीं था। उसके बाद जी इसे जैसे मैंने कहा कि 1622 के अंदर जो है वो क्वीन के अंडर दे दिया गया, तो ये एक चार्टर कॉलोनी जो है वो बन गई। और फिर ये वो जो कॉलोनी जो थी, जो सेल्फ कॉलोनी एक चली थी या जॉइंट स्टॉक कंपनी जो चला रही थी वो कॉलोनी वर्जीनिया कंपनी, तो वो वर्जीनिया कंपनी से वापस क्वीन के पास चली गई। अब सारे का सारा क्वीन के पास इसका कंट्रोल आ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने देखा था कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके बाद क्या हुआ जी कि 1758 के बाद क्या हुआ, 1858 के बाद कि 1858 के बाद जो है वो क्वीन के अंडर पूरे का पूरा हिंदुस्तान चला गया था। उससे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी उसे जो है वो रन कर रही थी। अब क्या हुआ, अब यहां पे जो है जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होने लगी, ठीक है, और ग्रोथ होने के तौर पे मैन पावर चाहिए थी, यानी कि अब गुलाम चाहिए थे, मजदूर चाहिए थे काम के लिए, तो मजदूर कहां से आते, तो ऐसे में स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो गया। और स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ, स्लेव ट्रेड के लिए सबसे जबरदस्त जगह अफ्रीका हो सकती थी जहां पे लोगों को कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, तो अफ्रीका से जो है इन्होंने क्या किया जी, स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर दिया और इन गुलामों को लेके जाया जाता वहां कॉलोनीज के अंदर। और सिर्फ ऐसा नहीं जेम्स टाउन में, बल्कि पूरी की पूरी जितनी कॉलोनीज बनी हुई थी उन नेशंस की, फ्रांस की, डच कंपनीज की, तो इन्होंने क्या किया, स्लेव ट्रेड जो है इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बना, तो स्लेव्स लेके आए और उनको जो है एक्सप्लॉइट किया, उनसे काम करवाया, उनके पांव में बेड़ियां डाली, बस वो यहीं पे स्लेव जो है वो लेके आए, उनके बच्चे स्लेव, उनका खानदान स्लेव। और देखिए ये जो स्लेवरी का एक पूरे का पूरा कल्चर डेवलप हुआ, जिसका असर आज भी हमें अमेरिका के ऊपर दिखाई देता है। काले गोरे का तजाद आप देख लें नेटिव अमेरिकन के बीच में, उन्हीं के बीच में जो है वो मौजूद है, क्योंकि एक रेसिज्म जनरेट हुआ ना कि भाई हम गोरे हैं तो जो काला है उसी को स्लेव बनाया जा सकता है। और एक वो स्लेव जो मैंने कहा कि जिनको वहां से सजाएं हुई थी यूरोप से, उनको यहां पे लाया गया था, तो ये स्लेव ट्रेड का सिलसिला शुरू हुआ। और 1625 में यहां पे 1000 लोग जो है उस टाइम तक हो चुके थे, ठीक है जी, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता अब लोग बढ़ना स्टार्ट हो गए इस जेम्स टाउन में, जहां पे सिर्फ 60 लोग हमने देखा था अब बचे, तो आबादी भी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होना स्टार्ट हो गई, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। और मेजॉरिटी यहां पे जो थी वो किसकी थी जी, वो प्यूरिटन्स की थी। और प्यूरिटन्स वो थे जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड से रिबेल थे या उसके बागी थे, जो यहां पे आजादी से जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते थे, जिन्होंने जो क्लासिकल जो चर्च था उससे जो है वो इनकार किया हुआ था। और ये मानते थे प्यूरिटन्स के भाई जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसने रिफॉर्म्स तो की हैं, ठीक है, उसने रोमन जो चर्च है उससे रिफॉर्म्स तो की हैं, लेकिन वैसी रिफॉर्म्स नहीं की जैसे ये चाहते थे, क्योंकि चर्च की डोमिनेंस थी और चर्च जो कहता वही माना जाता, बादशाह भी जो है चर्च के ही अंडर उस टाइम पे आता था। तो इसलिए प्यूरिटन्स जो थे वो फिर यहां पे आगे ज्यादा तादाद में बसे। और दूसरी साइड पे साउथ के अंदर जो है वो प्लेमाउथ कंपनी थी, जो अभी तक कोई बड़ी सेटलमेंट नहीं बना सकी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी अब, और देखते हैं कि एक और जो ग्रुप आया, ठीक है, वो ग्रुप यहाँ पे यूरोपियंस का या बरतानिया का जो है वो यहाँ पे आके जो बसा, तो उसको कहा गया जी अराइवल ऑफ मेफेयर, ठीक है। अब ये जो मेफ्लावर कंपनी जो थी, या खास करके जो मेफ्लावर का ये जो पूरे का पूरे पिलग्रिम्स थे जिनको कहा गया, ये 1620 के अंदर यहाँ पे आए, ठीक है। यानी कि पहले से जो जेम्स टाउन मौजूद था, एक तो वो कॉलोनी वहां पे मौजूद थी, तो जब दूसरी कॉलोनी जो यहां पे बनने जा रही है वो बनने जा रही है पिलग्रिम्स की, कि जो यहां पे पिलग्रिम्स के नाम के ऊपर आए हुए थे यूरोप से, ठीक है, तो उनके बारे में माना जाता है कि वो समंदर के अंदर भटक गए। ये जहाज उनका आ रहा है यहाँ पे आप देखिए, और ये उनका अराइवल है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, कि अमेरिका के अंदर वो यहाँ पे पहुंचे, तो उनके हालात बहुत बुरे हो गए, क्योंकि उनमें से आधे से ज़्यादा लोग मारे गए, हालात बहुत बुरे थे। और 130 लोग जो है वो मुश्किल से यहाँ पे पहुंचे, यहाँ प्लेमाउथ से लेके यहाँ तक जो है वो प्लेमाउथ, ये जो कॉलोनी है जिसको अभी हमने कहा कि इसने अभी तक कोई बड़ी सेटलमेंट नहीं की थी साउथ के अंदर, तो यहाँ पे ये पहली साउथ के अंदर एक बड़ी सेटलमेंट यहाँ पे प्लेमाउथ कंपनी ने यहाँ पे की, मेफेयर की शक्ल में। तो ये जो लोग थे 130 लोग यहाँ पे आके पहुंचे, इनको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, इनका स्पेशल डे मनाया जाता है कि जब ये अमेरिका में पहुंचे थे। तो मैसाचुसेट बे थी ये, ठीक है, मैसाचुसेट का इलाका था, और मैसाचुसेट के इलाके में, प्लेमाउथ के इलाके में आके यहाँ पे ये सेटल हो गए। अब इसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग थे, यानी ये मिक्सचर था। इसमें जो है मुख्तलिफ कम्युनिटीज का मतलब ये है कि ट्रेडर्स भी थे इसमें, यानी कि ताजिर लोग भी मौजूद थे, इसके अलावा रिलीजियस लोग भी मौजूद थे जो मजहब से भागे हुए थे, मानते थे मजहब को, ऐसा नहीं कि मजहब को नहीं मानते थे, यानी बहुत ज्यादा मजहबी थे, ठीक है, बहुत ज्यादा मजहबी थे, लेकिन उस मजहब से जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है या जो कैथलिक चर्च था उससे भागे हुए वो लोग थे, वो थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे वर्कर्स शामिल थे, तो बहुत से मुख्तलिफ तरह के लोग, ट्रेवलर्स शामिल थे। तो ये मिक्सचर ऑफ कम्युनिटीज
ब्रिटिश जो थी ये यहाँ पे आए इस मेफेयर के थ्रू, और यहाँ पे आके जो है इन्होंने यहाँ पे आके जाना तो इन्हें कहीं और था, माना जाता है कि ये जाना चाहते थे कनाडा की साइड पे, हुडसन बे की साइड पे जाना चाहते थे या न्यू इंग्लैंड की साइड पे जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि इनके हालात ऐसे नहीं थे और इतना लंबा सफर करके आए तो आधे से ज्यादा मरे भी, तो ऐसे में जो है इन्होंने क्या किया जी, यहाँ पे पहुंचे और यहाँ वर्जीनिया में पहुंच के इन्होंने यहाँ पे अपना जो है वो एक कम्युनिटी बसाई, और कम्युनिटी बसाने के बाद यहाँ पे ही इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया, यानी ये कॉलोनी इनकी भी बन गई। अब ब्रिटिश 2 कॉलोनीज हो चुकी हैं, क्योंकि 13 कॉलोनीज हैं, तो अब देखिए ये दूसरी कॉलोनी है यहाँ पे मेफेयर कॉम्पैक्ट की, और इनके बीच में फिर क्या हुआ जी, मेफेयर कॉम्पैक्ट नाम का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के लोग थे, तो इन्होंने मुख्तलिफ टास्क अपने आप के लिए कि जो जो काम कर सकता था, ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे, रिलीजियस लोग वो काम करेंगे, ठीक है, वर्कर्स वो काम करेंगे, तो इस तरह सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट था ये आजाद लोगों का, जो आजाद लोग यहाँ पे आके बसे थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे आके स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी जो रिलीजियस लोग थे, जो मजहबी लोग थे, इनका होल्ड काफी ज्यादा था। ऑब्वियसली अब वो टाइम ही ऐसा था कि उस टाइम पे चर्च से लोग या तो भाग रहे थे या उसके इन्फ्लुएंस में भी थे, तब भी जो है ना वो जो मुखालिफ थे उसके, वो भी एक अपना फिरका इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। तो ऐसे में जो है फिर ये मजहब का काफी ज्यादा उस टाइम पे अमल दखल था। इनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा टफ हुआ जब ये यहां पे पहुंचे, क्योंकि सर्दियों में बहुत मुश्किल थी इनके लिए। लेकिन उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये जब एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा उसके साथ इनका जो अलाइन हुआ तो स्ट्रांग होते गए, और स्ट्रांग होते गए उसके बाद यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई, और ये 1630 के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए। यानी कि ये जो कॉलोनी है मैसाचुसेट्स बे की 1630 में आज़ाद होगी। इसने कहा कि भाई हम आज़ाद कॉलोनी है, हम किसी के अंडर नहीं आते, इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही। इसके अलावा इन्हीं में से एक शख्स जो था रॉजर विलियम, क्योंकि यहां पे जैसे मैंने कहा कि चर्च काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था इस मेफेयर का जो इलाका था, ये जो कॉलोनी थी, ठीक है, प्लेमाउथ की, तो यहां पे रॉजर विलियम हमेशा से आवाज उठाया करता चर्च वालों के खिलाफ। तो इसको क्या किया जी, कैद कर दिया गया रॉजर विलियम को। जब रॉजर विलियम को कैद किया गया तो इसने क्या किया, फिर इसने वहां से किसी तरह से आजादी हासिल की और ये वहां से भाग गया। वहां से भाग के इसने रॉड आइलैंड जो है वहां पे गया और वहां पे जाके एक तीसरी कॉलोनी बसाई। अब इंग्लैंड की हो चुकी हैं 3 कॉलोनीज, यानी ये मजहबी तासुब से भागा हुआ शख्स था, इसने वहां पे जाके रिलीजियस फ्रीडम इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई आप किसी भी मजहब से हैं, या खास करके जो उस टाइम पे मेजॉरिटी ईसाई थी, कोई और मजहब तो था नहीं, ईसाइयत के किसी भी फिरके से आप ताल्लुक रखते हैं, आपके ऊपर यहां सख्ती नहीं होगी, आप यहां पे आके रहें रॉड्स आइलैंड के ऊपर। तो यहां पे इस पिक्चर के अंदर देखिए कि ये जो है रॉड्स आइलैंड के ऊपर रॉजर विलियम जो है ये वेलकम कर रहा है इन लोगों को जो कि मजहब के नाम के ऊपर सारी कॉलोनीज में उस टाइम पे मुश्किल में थे, ठीक है। तो वहां से मुख्तलिफ कॉलोनी से लोग आके यहां पे बसना स्टार्ट हो गए। तो यहां पे ये जो है वो रॉड आइलैंड की कॉलोनी आप देखिए यहाँ पे बे के किनारे पे ये एक स्टैब्लिश हुई, और ये बहुत ही ज़्यादा इसने ग्रोथ भी की। उसकी वजह यही थी कि यहाँ पे जो मजहबी पाबंदियाँ थी वो नहीं थी, तो मजहबी पाबंदियाँ ना होने की वजह से जो लोगों की ग्रोथ थी वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और लोगों ने और भी बहुत से काम यहाँ पे किए। इसके बाद क्या हुआ जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड ने जो है वो अमेरिका के ऊपर कंट्रोल हासिल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब उसने आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने कहा वॉर्स की, तो वॉर्स के नतीजे के तौर पे जो दूसरी कौमें यहाँ पे बसती थी या दूसरी जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज थी उन कंपनीज को मात दी। उस मात देने के नतीजे के तौर पे जो है यहाँ पे 1578 के बाद बिग सेटलमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूके यहाँ पे डोमिनेट करना स्टार्ट हो गया। और इसने क्लेम किया कि रिवर लॉरेंस और फ्लोरिडा का जो इलाका है ये सारे का सारा इसने क्या कह दिया कि ये अब हमारा है और हमारे कंट्रोल में, यानी यहाँ से डच कंपनी को यहाँ से निकाल दिया और यहाँ पे इस एरिया के ऊपर क्लेम कर दिया। और साथ में जो है वो गोल्ड की ट्रेड जो है वो स्टार्ट कर दी एक बड़े पैमाने के ऊपर, और एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ से जो सोना है वो यूरोप जाता और वहाँ पे जो है बादशाह के नज़र में पेश होता। तो इस तरह से ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज या बादशाह जो चला रहे थे कॉलोनीज, तो वो तो उनके तो जो है ना वो कहते हैं कि अयाशी हो गई, वो 5 उंगलियां जो है वो घी में हो गई और सर कढ़ाई में हो गया। तो इतना ज़्यादा जो है इन्होंने एंजॉयमेंट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोना यहाँ से ये लेके गए इस लैंड से। और इसके अलावा जब देखा कि इतना ज़्यादा सोना जो है वो वहाँ से आ रहा है, तो जो इंग्लैंड के अंदर तो वैसे ही हालात ख़राब थे पूरे यूरोप के अंदर, तो इंग्लैंड से जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे वो मज़ीद जो है वो पूरे के पूरे जो है इनवॉइस की शक्ल में जो है वो अमेरिका आके पहुँचे, और मज़ीद लोग जो है यहाँ पे पहुँचे। तो उसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि आबादी यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब छोटी छोटी जो कॉलोनीज थी, ऑब्वियसली वो कॉलोनीज तो एक पूरे का पूरा मुल्क तो बना नहीं सकती थी, तो आबादी जब बढ़ना स्टार्ट हो गई तो जो कॉलोनीज थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इस तरह क्या हुआ कि पूरा पूरा इनका जो होल्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, और इस तरह इनका जो कब्जा है वो ज्यादा होता गया, ठीक है। और ये जो चर्च है यूरोप और अमेरिका जो है इसके बीच में फिर ये इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि वहां पे भी चर्च था, यहां पे भी चर्च आया, लेकिन इस चर्च ने वहां का जो चर्च था और यहां का जो चर्च था बहुत फर्क था, कि वहां पे लोगों को तंग किया, वहां को लोगों को भगाया, और यहां पे आके अमेरिका में लोग जो है यहां पे आके सेटल होना स्टार्ट हो गए।
इसी तरह से मजीद कॉलोनीज बनाई गई जिसमें न्यू इंग्लैंड की जो है वो कॉलोनी बनी, या ये पूरे का पूरा एरिया ही वैसे न्यू इंग्लैंड का ही था, लेकिन न्यू इंग्लैंड का जो इलाका है ये एक स्पेशल इलाका बनाया गया यहाँ पे। और ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिर फ्लोरिश हुई, बहुत ज़्यादा हुई, और लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुशहाल हो गए। यानी कि पहले लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे, लेकिन ट्रेड के थ्रू लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुशहाल होना शुरू हो गए। और इस तरह से बाकी फिर मजीद जो है वो कॉलोनीज भी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गई। और 12वीं जो कॉलोनी बनी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि टोटल 13 कॉलोनीज थी जो कि इंग्लैंड ने यहाँ पे आके बसाई थी, जो कि हमने बाद में देखा कि वो अमेरिका बना। तो 12वीं कॉलोनी जो थी वो विलियम पेन ने जो है यहाँ पे आके बसाई थी। एक बहुत बड़ा नाम है विलियम पेन का, और बहुत से माना जाता है राइटर के तौर पे, ट्रेवलर के तौर पे, ठीक है। तो इसने यहाँ पे पेंसिल्वानिया के अंदर जो है फिलाडेल्फिया का जो इलाका है, इस इलाके के अंदर 1681 में जो है ये कॉलोनी बसाई। ये सेकंड लास्ट कॉलोनी थी और ये कॉलोनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह यह है कि विलियम पेन खुद एक इसको क्वैक माना जाता है, एक हकीम माना जाता है, और एक बहुत ही दानिशमंद शख्स इसको माना जाता है कि ये बहुत ही दानिशमंद था। इसने भी यहाँ पे क्या किया, रिलीजियस फ्रीडम दिया सबको कि भाई मजहबी तौर पे आप आजाद हैं, मजहब को फॉलो करते हैं नहीं करते, क्योंकि पहले तो ये बाउंड थे कि इवन यहां तक के स्टार्ट में जब जेम्स टाउन की हम बात कर रहे थे तो जेम्स टाउन में वोटिंग का हक सिर्फ उन्हीं लोगों को हासिल था जो किसी ना किसी चर्च के मेंबर थे, ठीक है। तो जेम्स टाउन में तो ये हालात थे आज। तो अब देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है लोग, जैसे मैंने कहा रोड्स आइलैंड पे जो है वो वहां भाग के गए, तो वहां पे जो है क्या हुआ कि कुछ थोड़ा सा मजहबी आज़ादी हुई। इसी तरह से ये जो 12वीं कॉलोनी बसाएगी पेंसिल्वानिया के अंदर, ये खासकर जो इसका जो शहर है फिलाडेल्फिया का, तो यहाँ पे ये कॉलोनी जो है विलियम पेन ने बसाई। तो इसके नतीजे के तौर पर यहाँ पे बहुत से इंटेलेक्चुअल्स आके आबाद हुए और ये इलाका सबसे शानदार किस्म का इलाका बना, इल्म के लिहाज से, कॉमर्स के लिहाज से। यानी इस इलाके ने जो है ये सेंटर बन गया कमर्शियल एक्टिविटीज का। पूरे की पूरी जितनी कॉलोनीज थी उन कॉलोनीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ जिसकी हुई, सबसे ज्यादा तरक्की जिसने की, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल जिसने पैदा किए और जिसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अमेरिका को आजादी दिलाने में, वो यही फिलाडेल्फिया का इलाका था। और इन्हीं इसके पीछे क्या था, विलियम पेन की जो सोच थी वही थी, ठीक है। तो ये 12वीं कॉलोनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद लास्ट जो 13th कॉलोनी यहां पे आके बसी वो जॉर्जिया के अंदर आके बसाई जेम्स ओलिथ्रोफ ने, ठीक है, 1732 के अंदर। यानी कि 1732 में ये वो आखिरी कॉलोनी थी जो कि बरतानिया के लोगों ने यहां पे आके बसाई थी, ठीक है। और जॉर्जिया के अंदर जो है ये कॉलोनी बसाई गई थी। अब आगे ये 13 कॉलोनीज भी हम जो है वो देख लेते हैं। ये वो 13 कॉलोनियां हैं, ठीक है। ये 13 कॉलोनियां जो कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो है वो बसाई गई और इनको यहाँ पे रखा गया। आप यहाँ पे इस मैप के अंदर देखिए तो यहाँ पे आपको ये 13 कॉलोनियां नजर आएंगी। ये पहली है यहाँ जॉर्जिया का इलाका है, ये दूसरी है, ये तीसरी यहाँ पे ये वर्जीनिया, चौथी यहाँ पे, ठीक है, ये 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और ये 13वीं। तो ये जो 13 कॉलोनीज हैं ये बड़े अमेरिका का, अगर यहाँ पे आप बिग पिक्चर के अंदर देखें तो ये पूरे का पूरा ये अमेरिका है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इस अमेरिका के मैप के अंदर आप देखिए तो ये जो है ये सारी की सारी कॉलोनीज, कुछ कॉलोनीज जो है मेजॉरिटी में अमेरिका के अंदर ही थी और कुछ जो है यहाँ पे न्यू इंग्लैंड का जो इलाका है ये जो कनाडा के अंडर आता था, तो ये कनाडा के अंदर भी जो है कॉलोनीज यहाँ पे मौजूद थी। और यही कॉलोनीज बाद में फिर जो है वो अमेरिका बनी, क्योंकि ये जो अंदर का इलाका था ये तो फ्रांस के कब्जे में था। तो बाद में जब फ्रांस के साथ वॉर होगी हम देखेंगे तो इस इलाके को भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कब्जे में लिया जाएगा और ये इलाका पूरे का पूरा फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनेगा। तो ये 13 कॉलोनीज थी। वर्जीनिया के अंदर यानी सबसे पहले बसाई गई, मैसाचुसेट्स के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। अब इनका साथ में देखें जिसने बनाई है वर्जीनिया के अंदर जॉन स्मिथ ने इसकी बुनियाद रखी, लंदन कंपनी के अंडर, ठीक है। और जेम्स टाउन जो है इसका नाम रखा गया 1607 के अंदर। दूसरी मैसाचुसेट्स के अंदर रखी जॉन विंट्रॉप ने 1620 के अंदर। न्यूयॉर्क में उसके बाद द ड्यूक ऑफ यॉर्क, जिसके नाम के ऊपर न्यूयॉर्क नाम पड़ा, ठीक है, जिसको हासिल किया गया था डच कंपनी से, 1626 के अंदर। मैरीलैंड के अंदर जॉर्ज वॉल्वर्ट ने रखी, अच्छा जी। और साथ में इसके लॉर्ड बेल्टमोर था या बल्टीमोर इसको कह लें, 1633 में इसकी बुनियाद रखी गई। उसके बाद रोड्स आइलैंड के ऊपर रॉजर विलियम ने 1636 के अंदर रखी। कनेटिकट के अंदर थॉमस हॉकर ने रखी 1636 के अंदर, ये यानी सेम ईयर इनकी रखी। उसके बाद जी न्यू हैम्पशायर के अंदर जो है वो कैप्टन जॉन मेसन ने और कैप्टन जॉन विल राइट ने जो है 1638 के अंदर इसकी बुनियाद रखी। और डेलावेयर इन जो है इसकी पीटर मिनट ने यहाँ पे जो है वो न्यू स्वीडन कंपनी ने इसकी बुनियाद रखी 1639 के अंदर। नॉर्थ कैरोलिना जो है इसके अंदर रखी गई जी वर्जीनिया कॉलोनिस्ट ने 1653 के अंदर। इसी तरह से साउथ कैरोलिना के अंदर 8 जो है लोगों ने मिलके जो है 8 नोबल्स जो थे ब्रिटिश के, उन्होंने जो है वो मिलके रखी, रॉयल चार्टर कंपनी की बुनियाद रखी और यहाँ पे कॉलोनी बनाई 1663 के अंदर। न्यू जर्सी के अंदर उसके बाद बनी जी लॉर्ड बर्कले की और सर जॉर्ज कार्टरेट की 1664 के अंदर।
उसके बाद पेंसिल्वानिया के अंदर क्वैकर विलियम पेन, जिसका भी हमने जिक्र किया, उसने जो है सेकंड लास्ट 1881 में इसकी रखी, 1681 के अंदर। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए जी जेम्स ओग्लेथ्रोफ जो है 1732 के अंदर इसने जॉर्जिया जो है इसके अंदर यहाँ पे इस कॉलोनी की बुनियाद रखी। तो ये वो 13 कॉलोनियाँ हैं ब्रिटिश की जो यहाँ पे आके आबाद हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी अब कुछ और फैक्ट्स की। और क्योंकि अब कॉलोनीज तो बन चुकी हैं, अब वॉर्स भी आएंगे और बहुत से मामलात और भी होंगे, तो उसमें एक जो फैक्ट है वो है जी स्लेव्स इन अमेरिका। अब जैसे मैं बात का जिक्र कर भी चुका हूं कि जो गुलामी थी वो गुलामी कितने टाइप की थी, 2 टाइप की बेसिक गुलामी थी, या आप उसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 तरह की गुलामी हो जाएगी। एक वो थे जो नेटिव अमेरिकन थे जिनको गुलाम बनाया गया, दूसरे वो थे जो यूरोपियंस थे जो यहाँ पे बगैर टिकट के आते थे या वहाँ पे सजाई मिली हुई होती थी, वो गुलाम थे। और तीसरे वो थे जो अफ्रीका से लाए जाते, वो गुलाम थे। और जिनको स्लेवरी में याद किया जाता है कि वो स्लेव ट्रेड थी, जिसको हम कहते हैं कि स्लेव ट्रेड बहुत ज़्यादा चली, ठीक है, तो वो स्लेव ट्रेड हमेशा एसोसिएट की जाती है अफ्रीका के साथ, कि जो अफ्रीका से जो लोग लेके गए, और तकरीबन इनकी जो तादाद है वो तादाद मानी जाती है 1 करोड़ के करीब, यानी कि 300 सालों के अंदर, ठीक है, यानी कि 15th सेंचुरी से लेके और 19th सेंचुरी तक जो स्लेव ट्रेड हुई, ये तकरीबन 1 करोड़ जो है उसके लगभग जो है स्लेव ट्रेड यहाँ पे की गई और यहाँ पे लोगों को लेके जाया गया। तो 1619 में जो है वो स्लेवरी सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्ट हुई। 1619 में कैसे स्टार्ट हुई जी, कि वर्जीनिया में सबसे पहले जो जेम्स टाउन था, वहाँ पे जब लोगों को काम के लिए चाहिए हुए लोग, तो उन्होंने फिर क्या किया जी, स्लेव्स यहाँ पे लाए और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया दुनिया के अंदर स्लेव ट्रेड का। 1/5 ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन जो है 1770 की, वो उसमें स्लेव्स थे, यानी जो 5वां हिस्सा था, ठीक है, अमेरिकन की आबादी का 1770 के अंदर वो गुलाम थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे हिस्ट्री के अंदर, तो जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो गुलामी का इल्ज़ाम जो है वो लगाते हैं मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर खास करके लगाते हैं। हालांकि उससे पहले भी स्लेवरी मौजूद रही, वो एक्सेप्ट करते हैं कि इजिप्शियन सोसाइटी के अंदर स्लेवरी मौजूद रही, उसके बाद रोमन एम्पायर के अंदर मौजूद रही, लेकिन फिर ये मानते हैं कि अफ्रीका के अंदर जो स्लेवरी का एक कल्चर था वो इस्लाम के आने के बाद ज़्यादा डेवलप हुआ। उसकी वजह ये मानते हैं कि भाई इस्लाम में वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया या जो इस्लाम कबूल नहीं करते थे, फतूहात के दौरान उनको जो है वो मुस्लिम लोग जो है वो स्लेव बना लिया करते थे, तो उनको स्लेव बनाया करते थे। इस वजह से वो सारे का सारा इल्जाम ये देते हैं कि भाई वो करते रहे, तो इसलिए बाद में इन्होंने फिर जो है ये उन स्लेव्स को यहाँ पे लेके आए और उनको जहाज़ों में भर भर के लाया गया, और आते से ज़्यादा तो जहाज़ के अंदर ही मर जाते, क्योंकि वो उनको सामान की तरह एक दूसरे के ऊपर लाद के लाया करते, ऐसा नहीं कि जहाज़ों के अंदर बिठा के लाया करते उन्हें, ठीक है। तो ये ब्लैक रेसिज्म जो है आज भी अमेरिका के अंदर, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूं कि ये एक इशू मौजूद है, स्लेवरी की वजह से ही जो है वो मौजूद है आज भी जो है अमेरिका के अंदर, क्योंकि जो अमेरिका को खुद को अमेरिका का मालिक समझते हैं वो एक्चुअली में कहाँ के लोग हैं, वो यूरोप के लोग हैं। तो अमेरिका के मालिक तो वो नहीं, अमेरिका के मालिक तो नेटिव अमेरिकन हैं जो काले थे, ठीक है, सांवले या काले लोग थे। तो वो लोग जो है आज उनको जो है वो सेकंड वहां पे रेस माना जाता है, उनके साथ जो है वो रेसिज्म का सलूक किया जाता है, उनको बड़ी पोजीशंस नहीं दी जाती। तो ये कुछ इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं, गो कि ये बहुत ज़्यादा इसको कवर भी किया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब स्लेव ट्रेड में यहाँ पे ये पिक्चर आप देखिए, ये जो आपको यहाँ पे जो है वो ट्रायंगल ट्रेड दिखाई दे रही है, इसमें आप देखिए कि ये जो अमेरिका का इलाका है, ठीक है, अमेरिका के इलाके से क्या हो रहा है जी, रॉ मटेरियल जो है वो जा रहा है कहाँ पे, यूरोप के अंदर। रॉ मटेरियल को लेके जाया जा रहा है यूरोप के अंदर, यूरोप से जो फिनिश गुड्स हैं, जो बनाई हुई हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उनको लाया जा रहा है यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका में बेचने के लिए, ठीक है। और फिर अफ्रीका से जो स्लेव्स हैं इनको लेके जाया जा रहा है अमेरिका में रॉ मटेरियल पैदा करने के लिए, वहां पे काम करने के लिए। तो ये एक ट्रायका बनता है, इसका पूरे का पूरा ये ट्रायका जो है ये ट्रायंगल बनती है कि किस तरह से 17th और 18th सेंचुरी की ट्रेड जो है वो दुनिया के अंदर उस टाइम पे ये खास करके अटलांटिक ओशन में किस तरह से ये ट्रेड होती रही, ठीक है, ट्रायका के थ्रू। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है मर्केंटाइलिज्म का, ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है कि उस टाइम पे ये मर्केंटाइलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था कि ये जितनी भी ट्रेड थी, ये जो तिजारत होती थी, इस तिजारत को यानी कि जैसे आज हम कहते हैं फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड का मतलब यह है कि टैक्स फ्री है, इकोनॉमी उसको आज़ाद है, हर जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे कंट्रोल्ड ट्रेड थी जो कि सिर्फ और सिर्फ फायदा किसको देती थी, बड़े बड़े लोगों को फायदा देती और बादशाहों को फायदा देती, ठीक है, आम लोगों का उसमें कोई फायदा नहीं था उस टाइम पे। तो मर्केंटाइलिज्म वही पॉलिसी है, यानी कि ये जो यूरोप की अक़वाम हैं, इन्होंने जहां जहां पे जाके अपनी कॉलोनीज बसाई, तो उन कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट करना किया गया जो इकोनॉमी के थ्रू, तो उसको मर्केंटाइलिज्म का
नाम दिया गया। अब देखिए ये इस मैप के अंदर के यहाँ पे ये जो यूरोपियंस हैं इस एरिया से निकले, उन्होंने कहाँ कहाँ पे आबादियाँ अफ्रीका के अंदर बनाई, इंडिया के अंदर बनाई, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाई, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर बनाई। तो यहाँ पे इन्होंने वो पॉलिसीज अडॉप्ट की जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस यूरोप का फायदा हो, ठीक है, और ये जो बाकी जो मुल्क है यानी कि इनकी एक्सप्लॉयटेशन हो, क्योंकि यहाँ बाकी इलाकों से तो इनको रॉ मटेरियल चाहिए था। तो रॉ मटेरियल को ये कहाँ पे प्रोसेस करते? यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप के अंदर क्या था? फैक्ट्रीज लगी हुई थी। अब आप अंदाजा करें फैक्ट्रीज थी क्योंकि यूरोप के अंदर रेनेसेंस था, वहां पे साइंस ग्रोथ कर रही थी उस टाइम पे। तो ये क्या करते कि यहां से रॉ मटेरियल को बिल्कुल जो है वो सस्ते दामों, यानी कि अगर रॉ मटेरियल 1 रुपए में लेके गए, इवन कुछ तो वैसे ही लेके चले जाते जैसे इंडिया से लेके जाते रहे या साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से, तो 1 रुपए में अगर ये रॉ मटेरियल लेके गए कहां पे? यूरोप के अंदर। लेट्स सपोज कॉटन है, अगर ये कॉटन यहां से लेके गए, ठीक है, 1 रुपया देके, और वो कॉटन यहां पे पहुंची यूके के अंदर, ठीक है, या फिर यूरोप अमेरिका के अंदर पहुंची, तो अब उस कॉटन से क्या हुआ कि यहां पे फिनिश गुड्स बनाए गए, यानी कि उससे कपड़ा बनाया गया। कपड़ा तो जाहिर बात है डिमांड है, हर टाइम की डिमांड है, तो कपड़ा बनाया गया या बाकी चीजें बनाई गई। तो अब एक तो ये हुआ सबसे बड़ा फायदा कि इंडस्ट्री जो है वो उसको फायदा हुआ, किसके अंदर? यूके के अंदर। दूसरा जॉब्स क्रिएट हुई। अब जॉब्स किसको मिली? यूके के लोगों को मिली। बिजनेस बढ़े, बिजनेस किसको मिले? यूके के लोगों को मिले। अब वही कपड़ा जो है फिनिश प्रोडक्ट उसको वापस उसी इलाके के ऊपर बेच दिया गया, या तो अमेरिका के ऊपर बेच दिया गया या जो है दूसरे मुल्कों के ऊपर बेच दिया गया। अगर लेट्स सपोज अमेरिका के ऊपर या इंडिया के ऊपर ही, क्योंकि इंडिया से भी बहुत बड़ा कॉटन ये लेके जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अब जब ये कॉटन यहां से 1 रुपए का लेके गए और वही कपड़ा वापस लाया 10 रुपए का, तो 9 रुपए का फायदा किसको हुआ? सारे का सारा फायदा यूरोप को हुआ, या उन जॉइंट स्टॉक कंपनीज को हुआ, या बादशाहों को हुआ। तो जो असल में इसके मालिक थे, जिस जमीन के ऊपर ये चीजें पैदा हो रही थी, वो जमीन उसको क्या हुआ? उसको कुछ नहीं मिला। तो यही मर्केंटाइलिज्म है कि भाई ऐसी पॉलिसीज के जिसके थ्रू उस नेटिव इलाके को कोई फायदा नहीं, और वो जो दूसरे जो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको सारे का सारा फायदा है। तो ये ट्रेड ट्रॉयका था, ठीक है। ट्रेड ट्रॉयका क्या था कि अमेरिका से यूरोप, यूरोप से अफ्रीका, और अफ्रीका से फिर से अमेरिका। और इसमें जो है मेन गुड्स क्या थी कि ट्रेड्स के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं, अब उसमें सबसे पहले टोबैको था, शुगर था, कॉटन था और टेक्सटाइल था। ये वो चीजें हैं। अब जैसे टोबैको की अगर बात करें, शुगर की बात करें और कॉटन की बात करें, तो ये चीजें जाती थी कहां पे? यानी कि इस इलाके से, नॉर्थ अमेरिका से यूरोप में लेके जाई जाती, जिसमें तंबाकू होता सबसे बड़ी, जो उस टाइम पे जो पैसा पैदा करने वाली चीज थी। दूसरा शुगर था, ठीक है जी, चीनी, और तीसरा जो है वो कॉटन था। ये रॉ मटेरियल के तौर पे नॉर्थ अमेरिका से लेके जाई जाती यूरोप। उसके बाद इन चीजों को फिनिश गुड बनाया जाता और फिर इनको बेचा जाता अफ्रीका के इलाकों में। लेकिन यहां पे अफ्रीका में तो इतनी मैन पावर थी नहीं, कुछ यहां बेचा जाता और ज्यादातर जो है वो वापस दोबारा से जो है इनको बेच दिया जाता कपड़े के तौर पे। कहां पे जी? अमेरिका के अंदर, या सिगरेट के तौर पे अमेरिका के अंदर, ठीक हो गया। तो ये दोबारा से जो है, या चीनी के तौर पे यहां अमेरिका के अंदर इन्हीं सोसाइटीज को महंगे दामों बेच दिया जाता। आप जरा आइडिया कीजिए कि कितना जबरदस्त किस्म का इन्होंने माइंड लड़ाया और किस तरह से इन्होंने जो है फायदा हासिल किया। इसी तरह स्लेव्स की ट्रेड भी होती। अच्छा, इंग्लैंड के अंदर रिलीजियस वॉर्स जो हैं बहुत ज़्यादा थी, तो रिलीजियस वॉर्स की वजह से बहुत से लोग जो है उन्होंने माइग्रेट किया और माइग्रेशन करके वो अमेरिका भी आए। तो बहुत ज़्यादा जो लोग यहाँ पे आके बसे वो इसी वजह से बचे। आगे बढ़ने से पहले ये मर्केंटाइलिज्म की कुछ पॉलिसीज़ देख लेते हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। देखिए मर्केंटाइलिज्म की पॉलिसीज़ में क्या है? लो और नो टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटीरियल, कि जो रॉ मटीरियल है, अब रॉ मटीरियल कहाँ से आ रहा है? रॉ मटीरियल उन मुल्कों से जहाँ पे कॉलोनीज बनी हुई हैं, उन मुल्कों से यूरोप आएगा। तो इसका मतलब उन मुल्कों से जब यूरोप आएगा तो वो क्या है? वो कॉलोनीज भी तो यूरोप की हैं। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो इंपोर्ट्स हो गई उन ममालिक के लिए कि वो अपने मुल्क में ला रहे हैं। तो इंपोर्ट्स के ऊपर रॉ मटेरियल में टैक्स नहीं है या इंतहाई कम है, क्योंकि वो होने चाहिए सस्ते से सस्ते दामों, ठीक हो गया। हाई टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स, कि वही चीजें जब बेची जाती, ठीक है जी, तो उन्हीं को जब वो मुल्क वापस खरीदता तो बहुत ज्यादा पैसों पे वापस खरीदता। जरा बात को समझिएगा कि यहां से जब रॉ मटेरियल गया यूरोप में तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है, ठीक है। और यहीं से जब फिनिश गुड्स को दोबारा इंपोर्ट बनाया गया, आप जरा अंदाजा करें, क्योंकि इन्हें तो इंपोर्ट्स नहीं चाहिए, जाहिर बात है खुद बना रहे हैं, फिनिश गुड्स के इंपोर्ट्स इन्हें नहीं चाहिए, बल्कि ये तो बना के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं वो देंगे। तो जब ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वापस पहुंचेंगी अमेरिका तो ये हो जाएंगी इंपोर्ट्स इनकी, किनकी? अमेरिकन की इंपोर्ट्स हो जाएंगी। तो जब अमेरिकन की इंपोर्ट्स होंगी तो उसके ऊपर बहुत बड़ा टैक्स, मतलब ऐसा दिमाग के इनकी दाद दिए बगैर आप नहीं रह सकते कि किस तरह की पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की कि एक साइड पे जाते हुए फ्री, दूसरी साइड पे आते हुए इतना ही ज्यादा महंगा।
अच्छा, नो यूज ऑफ फॉरेन शिप्स फॉर फॉरेन ट्रेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आप जो फॉरेन शिप्स हैं उनको यूज नहीं कर सकते, किसके लिए? फॉरेन ट्रेड के लिए। इसका मतलब यह था कि जो बादशाह या जो जॉइंट स्टॉक जो खुद चाहेगा, जिसके पास जो शिप्स होंगे वही ट्रेड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप किसी दूसरे को बेच ही नहीं सकते, किसी दूसरे मुल्क को भी इवन आप नहीं बेच सकते, ठीक है, किसकी मर्जी के बगैर? बादशाह की मर्जी के बगैर। और ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है इसमें ये बहुत बड़ा किरदार रहा कि जब इन्होंने दूसरे ममालिक को चीजें बेचना शुरू की तो इनको बादशाहों को गुस्सा आया कि आप उनसे पूछे बगैर क्यों जो है वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बहुत सी ये मजीद जो पॉलिसीज हैं, ये सारी की सारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं ये पॉलिसीज भी किस में अडॉप्ट की गई? मर्केंटाइल इज्म के अंदर, ठीक है। यानी कि एक तो क्या किया गया जी, नो टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स, कोई भी जो फिनिश गुड है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि फिनिश गुड्स ये खुद बनाते थे, अमेरिका यूरोप खुद बनाता, इसलिए वो टैक्स क्यों लगाता उसके ऊपर? वो तो चाहता था कि वो वैसे जाए वहां पे, ठीक है, वहां से आगे इंपोर्ट जाके उस पर फायदा होगा ना। कॉलोनीज बैंड फ्रॉम ट्रेडिंग विद अदर नेशंस, किसी भी दूसरे मुल्क के साथ वो कॉलोनी जो है ट्रेड नहीं कर सकती। हाई टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है अब अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को जरा सा आपको समझना है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई रॉ मटेरियल तो सस्ते दामों लेके जाया जा रहा है, तो फिर सवाल ये है कि वो उसके ऊपर जो है वो टैक्स इतना ज्यादा क्यों है? तो भाई आप एक चीज को भूल गए हैं। वो किसको भूल गए हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जहां पे पॉइंट को जरा भूल गए हैं। वो कैसे? कि इन्होंने कहा कि इंपोर्ट करेंगे जब रॉ मटेरियल तो उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब ये था कि भाई यहां यूरोप भी इन्हीं का है और अमेरिका भी इन्हीं का है। इसका मतलब ये भी वही मुल्क है, ये भी वही मुल्क है, क्योंकि कॉलोनी उसकी है ना, तो मुल्क तो एक ही है। तो इसका मतलब यहां से जो चीज यहां बुलाई जाएगी वो इंपोर्ट होगी, ऐसा ही है। और इसी तरह से जब ये चीज यहां पे बुलाएंगे तो ये भी मुल्क उन्हीं का है, ये क्या है? ये भी इंपोर्ट है उनके लिए। एक्सपोर्ट का मतलब ये होगा जब दूसरे मुल्क को बेची जाए। सेम कंट्री तो एक्सपोर्ट हो नहीं सकती, सेम कंट्री में तो इंपोर्ट ही होगी। तो ये बहुत चालाक थे, तो इसलिए वहां पे टैक्स जो है इन्हें देना पड़ता। अच्छा जी, एक्सपोर्टेशन ऑफ प्रीशियस मिनरल्स, के भाई कोई भी ऐसी चीज जो प्रीशियस मिनरल्स है, जैसे कि अब गोल्ड की अगर हम बात करें, सिल्वर की बात करें, तो उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो स्टेट के अंदर है, तो स्टेट के नाम के ऊपर ही है, वो तो फ्री में स्टेट निकाल के लेके जाएगी। ऑब्वियसली जहां से भी जो है वो तेल निकलेगा तो वो तो हुकूमत का है, वो तो फायदा ही फायदा। अच्छा जी, इसके अलावा जी और देख फिर यूज ऑफ स्टेपल पोर्ट्स, के वो पोर्ट्स जिनको सिर्फ बताया गया, जो हुकूमत ने रिकग्नाइज की हुई है, वहीं से जाएंगी, कहीं और से जा नहीं सकती, ताकि पता चलता रहे कि ड्यूटी दी नहीं दी या कहाँ भेजी जा रही हैं, ठीक है। गवर्नमेंट्स हेल्प होम इंडस्ट्री टू ग्रो, और जो गवर्नमेंट है वो किसकी मदद करेगी? वो उसी इंडस्ट्री की मदद करेगी जो कि मुल्क के अंदर मौजूद होगी। इसका मतलब यूरोपियन गवर्नमेंट या यूरोपियन बादशाहत उसी की मदद करेगी जो यूरोप के अंदर इंडस्ट्री होगी। तो ये सारे का सारा क्या है? मर्केंटाइलिज्म है। ये वो पॉलिसीज है मर्केंटाइलिज्म की जो कि 16th और 17th सेंचुरी के अंदर जो है यूरोप ने अडॉप्ट की अपने फायदे के लिए, और इससे भरपूर फायदा हासिल किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी इसके अलावा न्यू सेटलमेंट्स अमेरिका की, कि भाई अमेरिका की जो है वो क्राउन के अंदर जो है वो मलिका के अंदर और भी बहुत सी सेटलमेंट्स हुई, और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका जो है वो ग्रो करता चला गया। 600 से लेके 1700 तक जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। 1600 से, ये 600 नहीं है, 1600 से 1700 के बीच में जो है कॉमन एरा, उसके बीच में जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कि कहाँ पे? अमेरिका के अंदर। और इंग्लिश की जो है या इंग्लैंड की जो है वो 13 आबादियाँ यहाँ पे बनी, और ट्रेड रिलेशंस जो है वो डेवलप हुए, और अमेरिका जो है वो मिक्सचर बना किसका? यूरोपियंस का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी कुछ मजीद फैक्ट्स की। उसमें जी बात कर चुका हूँ कि किलिंग ऑफ नेटिव अमेरिकन के जो वहाँ के मकामी लोग थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। यहाँ ये आप सामने एक मैप देखिए कि यहाँ पे जो इंडियन ट्राइब्स हैं, जिनको कहा गया, जिनको इंडियन का नाम दिया गया, ठीक है, नेटिव अमेरिकन को, ये बहुत से कबीले यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अमेरिका के बसते थे। तो इनके साथ स्टार्ट में इनकी झड़पें हुई। असल में तो मलकियत जो है अमेरिका की, यानी यूएसए की जो मलकियत है वो इन्हीं की है, क्योंकि यहाँ के असल यही लोग हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियंस जो हैं यही लोग हैं। लेकिन बाद में जो है नेटिव अमेरिकन जो हैं, तो यही जो नेटिव अमेरिकन हैं यही जो है यहाँ के असल मालिक हैं, लेकिन जो है इनको एक्सप्लॉइट किया गया और यहाँ पे आके इनको अपना गुलाम बनाया गया, इनको कत्ल किया गया। जैसे कहा कि भाई अगर वो सोना नहीं लाते तो उनको पनिश किया जाता, जिससे उनकी बहुत बड़ी अमवात भी होती और मुख्तलिफ तरह की उन्हें सजाएं भी दी जाती। इसके अलावा जो है वो मैसाचुसेट्स की जो कॉलोनी थी, ठीक है, उसने क्या किया जी 1636 के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ने लिखने की तरफ उनका रुझान ज़्यादा था, तो उन्होंने 1636 में जो है वो हार्वर्ड कॉलेज की बुनियाद रखी, मैसाचुसेट्स की यहाँ पे जो कंपनी है उसने।
और अब यहाँ पे एक और भी थोड़ा सा इशू हुआ, वो क्या हुआ, नॉर्थ वर्सेस साउथ डिफरेंस, कि जो नॉर्थ और साउथ का जो फर्क था वो भी काफी ज्यादा पैदा हो गया। नॉर्थ और साउथ का फर्क क्या था कि एक साइड पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, दूसरी साइड पे कुछ ज्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था। यानी एक साइड का एटमॉस्फेयर जो था वो किसको, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता, और दूसरी साइड का एटमॉस्फेयर जो है वो क्योंकि वहां पे पहाड़ियां थी छोटी छोटी, उसके के तौर पे वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता था। दोनों चीजें ही ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कुछ लोगों के हालात भी जो है वो फिर ऐसे ही थे। अब मैसाचुसेट्स की अगर बात की जाए तो वो एग्रीकल्चरल लैंड थी, क्योंकि वहां पे प्लेन्स थे बहुत अच्छे, तो इसलिए एग्रीकल्चर वहां पे बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार किस्म का हुआ। इसी तरह से अगर न्यू इंग्लैंड की बात की जाए तो वहां पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो हुई। उसकी वजह यह थी कि वहां पे जो है वो माउंटेनियस रीजन था, तो माउंटेनियस रीजन में अब जाहिर बात है एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकता। अब दोनों ने बाद में जब अमेरिका बना तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट का रोल प्ले हुआ और बहुत फायदा हुआ। अदरवाइज जब इंडिविजुअल थे तो उसका क्या नुकसान था कि यहां पे या तो अमीर लोग थे या गरीब लोग थे। अब मैसाचुसेट्स में तो मिक्सचर लोग थे, क्योंकि एग्रीकल्चर था तो कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे, लेकिन न्यू इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो तो बहुत अमीर थे, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे। यानी या बहुत अमीर लोग थे यहां पे और या फिर बहुत ज्यादा गरीब लोग थे न्यू इंग्लैंड के अंदर यहां पे। और उसके बाद जी एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो है पास हुआ, और फिर ये ब्रिटिश एम्पायर बनी, यूके बना, यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड ने जो है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में इनका पास हुआ। और इसके बाद क्या हुआ गया कि ये तीनों जो अलग अलग किंगडम्स थे, ये किंगडम्स एक किंगडम बने, और नतीजे के तौर पर यूके को, इंग्लैंड को जो है वो क्या कहा गया, यूनाइटेड किंगडम कहा गया, कि अब ये यूनाइट हो गया किंगडम्स का, जिसको हम बाद में फिर देखते हैं यूनाइटेड किंगडम ने ये किया वो किया। तो ये 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन हुआ। अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉलोनीज जो पीछे मैं जिक्र कर चुका हूं इसका, कि भाई मुख्तलिफ तरह की टाइप्स ऑफ कॉलोनीज बनाई गई। चार्टर कॉलोनीज जिसमें रोड्स आइलैंड, मैसाचुसेट्स और कनेटिकट जो है ये बनाया गया। और पिपिटरी कॉलोनीज थी, 4 टाइप्स पिपिटरी कॉलोनीज की भी इसके अंदर डिस्कस होती हैं, कि वो भी इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की है, जो कि अपने दोस्तों को जो है वो कॉलोनीज वगैरह बादशाह ने अता की थी। ठीक है, किंग चार्ल्स सेकंड जो है उसने बहुत से लोगों को या अपने फ्रेंड्स को जो है वो कॉलोनीज जो है वो दी। इसके अलावा रॉयल कॉलोनीज जो है जिसमें वर्जीनिया कंपनी या वर्जीनिया की जो है ये कॉलोनीज शामिल थी। अब बात करते हैं जी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश लैंड इन अमेरिका, कि भाई ये जो बरतानवी वहां पे जाके बसे थे जिन्होंने कॉलोनीज बनाई थी 13 कॉलोनीज, तो अब ये कॉलोनीज तो बिल्कुल किनारे पे थी, आप जैसे देख चुके हैं कि बिल्कुल यूएसए के किनारे पे थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी कैसे और किस तरह से पूरे का पूरा यूएसए जो है इन्होंने अपने कब्जे में लिया, तो इनकी जो है वो बढ़ोतरी किस तरह हुई। यहाँ पे अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो यहाँ पे आपको पहले भी मैप दिखा चुका हूँ कि न्यू फ्रांस जो है सबसे ज्यादा जो अमेरिका का एरिया है वो इसी के पास है, और ब्रिटिश जो कॉलोनीज हैं वो तो बहुत छोटे से इलाके के ऊपर, सिर्फ ये यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे जो है वो ब्रिटिश कॉलोनीज मौजूद है, या न्यू फाउंडेड लैंड यहाँ पे एक छोटी सी मौजूद है, और न्यू स्पेन का एरिया जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते किस तरह से जो है वो बरतानिया ने डोमिनेट किया और बाकी अक़वाम को वहां से हटा दिया और खुद जो है वो अमेरिका की मालिक बन बैठी। तो फ्रेंच कॉलोनी जो एकेडिया थी, ठीक है, 1703 के अंदर इसको ब्रिटिश ने एक जंग के बाद अपने कब्जे में कर लिया। अब यहाँ इस मैप के अंदर देखिए तो आपको यहाँ पे ये एकेडिया की कॉलोनी दिखाई दे रही है। ये भी ये पूरे की पूरी लैंड किसकी है, ये है इंग्लैंड की, और यहाँ पे भी लैंड इंग्लैंड की। तो बीच का ये छोटा सा जो एरिया है ये किसका था, फ्रांस का, एकेडिया के नाम से। तो इसके साथ जब जंग हुई तो जंग के नतीजे के तौर पे इंग्लैंड को कामयाबी मिली और ये एरिया जो है अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरह से ये पहला कब्जा यहाँ पे हासिल हुआ। उसके बाद कनाडा और स्पेनिश कॉलोनीज जो थी और फ्लोरिडा 1763 के अंदर इसको भी इन्होंने अपने कब्जे में किया। यानी जो स्पेन की कॉलोनीज थी और जो कनाडा की जो कॉलोनीज थी, ये देखिए यहाँ पे कनाडा की कॉलोनीज के अंदर अगर देखिए तो यहाँ पे ये जो पूरे का पूरा इलाका है, ये इलाका जो है खास करके जो अमेरिका के साथ टच हो रहा है, इस इलाके को जो है इंग्लैंड ने अपने कब्जे में किया 1763 के अंदर। इस तरह से मजीद इनके कब्जे में इजाफा हुआ। उसके बाद इंडियन फ्रांस वॉर जो थी ये लगी हुई थी, वॉर्स जो थी, ठीक है, या जिसको 7 ईयर वॉर कहा जाता है, बहुत ही फेमस है 7 ईयर वॉर्स। यहाँ पे ये नीचे आप मैप देखिए कि ये इस मैप में आपको दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ ये वॉर्स थी। अमेरिका के अंदर यानी नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये वॉर्स थी, 7 ईयर वॉर्स। यूरोप उस टाइम पे वॉर का गढ़ बना हुआ था, इंडिया उस टाइम पे वॉर का गढ़ बना हुआ था, क्योंकि जहां जहां पे फ्रांस और यूके की हुकूमतें मौजूद थी, जहां जहां पे इनकी कॉलोनीज मौजूद थी इन दोनों की, तो इन दोनों का सबसे बड़ा पंगा यूरोप के अंदर भी मौजूद था। यूरोप के अंदर भी इनकी म्यूचुअल जो वहां पे लड़ाई थी। तो इसका मतलब जहां जहां इनकी फॉरेन टेरिटरीज थी वहां पे इनकी लड़ाई थी, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे वो इंडिया यहाँ पे हो। हिंदुस्तान के अंदर भी यहाँ पे कर्नाटक वॉर्स आपने देखी हैं, ठीक है, या एंग्लो मैसूर वॉर्स जिसको कहा जाए। तो एंग्लो मैसूर वॉर जिसको हम ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो एंग्लो मैसूर वॉर्स भी हुई। वो किसी वजह से हुई, वो यही 7 ईयर्स थे जब यहाँ पे जो है वो वॉर्स हो रही थी। वरना फ्रांस जो है वो टीपू सुल्तान की वहां पे हमने देखा था मदद करने को पहुंच रहा था, लेकिन फिर उसको वहां पे नाकामी का सामना करना पड़ा।
तो ये जो वॉर्स थी, इन वॉर्स में क्या हुआ कि बहुत बड़ा फायदा हो गया ब्रिटिशर्स का। इन्होंने मौके से फायदा उठाया और मौके से फायदा उठा के ये सारी कॉलोनीज जो हैं एक जगह इकट्ठी हो गई। उन्होंने एक स्लोगन दिया जॉइन और डाई का, कि या तो आप इस वॉर को ज्वाइन करें और फ्रांस को शिकस्त दें, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे वो हर साइड पे लड़ रहे हैं, या फिर आप मर जाएं। इन कॉलोनीज को, जो 13 कॉलोनीज थी, इन कॉलोनीज को ये स्लोगन दिया गया और इस स्लोगन के तहत ये कॉलोनीज एक सांप की शक्ल बनाती हैं कि भाई इस सांप को बीच में से काट के कार्टून बनाया, ठीक है। और ये कार्टून बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है ये कार्टून बनाया था, जो कि फाउंडिंग फादर है। तो उसने बताया था कि अगर या तो आप वॉर करें, नहीं तो जिस तरह सांप के टुकड़े टुकड़े वैसे आपके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फ्रांस आपको टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, विलियम पिट ने और जॉर्ज वाशिंगटन जो है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन वॉर्स के अंदर। ये जो वॉर्स थी, इंडिपेंडेंस की वॉर्स जो थी, ठीक है, इन इंडिपेंडेंस की वॉर्स के अंदर उसके नतीजे के तौर पे ग्रेट ब्रिटेन जो था, इसको शानदार किस्म की कामयाबी मिली, क्योंकि कॉलोनीज उसी की थी। तो फौज ने भी हेल्प की, लोग भी साथ में शामिल हो गए और ऐसे में जो है ये जो फ्रांस का जितना एरिया थे, उस फ्रांस के एरिया के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया गया। अब इसका फायदा क्या हुआ वॉर का फायदा अमेरिका को यह हुआ कि वो जो 13 डिफरेंट कॉलोनीज थी जो कि एक दूसरे से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती, गो के बड़े लेवल की वॉर्स उन्होंने नहीं की, लेकिन फिर भी उनकी आपस की लड़ाइयां तो होती ही थी। तो वो आपस की लड़ाइयां इनकी खत्म हो गई और आपस की लड़ाइयां खत्म हो गई, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए कि भाई अब क्योंकि अपने पर्पस के लिए इकट्ठे हुए थे, तो जंग के बाद भी ये इकट्ठे रहे और इसी वजह से अमेरिका को जो है वो आज़ादी नसीब हुई इनका इकट्ठा होने की वजह से, अदरवाइज ये पॉसिबल ना होता। दूसरा क्या हुआ कि अमेरिका जो है उसका कंट्रोल ब्रिटिश के पास आ गया, यानी बहुत बड़ा एरिया जो फ्रांस के पास था वो सारे का सारा फ्रांस को शिकस्त हो गई। तो शिकस्त के बाद क्या हुआ कि वो सारे का सारा एरिया भी किसके पास, ब्रिटिश एम्पायर के पास आ गया या ब्रिटिश कॉलोनीज के पास आ गया। ऐसे में क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या किया जी, कनाडा को डिवाइड कर दिया, लोअर कनाडा के और अपर कनाडा में, ठीक है। तो ये क्योंकि इनके पास अब आया ऑब्वियसली, तो लोअर कनाडा का कुछ एरिया जो है वो अमेरिका में शामिल हो गया और अपर कनाडा जो है वो फिर कुछ एरिया तो कनाडा में ही था और कुछ जो है वो वैसे ही उनके पास ही रहा। तो ये कुछ एरिया जो है यहाँ पे आज़ाद हो गए। आप इस मैप के अंदर अगर देखिए तो यहाँ पे आपको बाउंड्रीज का डिफरेंस दिखाई देगा। ये फर्स्ट जो पोर्शन है ये है 1754 का, ये वो टाइम है जिस टाइम पे वॉर्स स्टार्ट हुई थी, यानी फ्रांस की और यूके की वॉर स्टार्ट हुई थी। तो आप देखिए ये जो ब्रिटिश टेरिटरी है ये कहाँ पे है, एक तो ये अमेरिका की साइड पे आपको दिखाई देगी, हुडसन बे का पूरा एरिया, कनाडा का थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे न्यू इंग्लैंड का एरिया आपको दिखाई देगा, और ये जो कॉलोनीज हैं यहाँ पे ये एरिया सारे का सारा ब्रिटिश एम्पायर का है 1754 के टाइम पे। इसके बीच में जो एरिया था वो फ्रेंच टेरिटरी थी, जो एक बहुत बड़ा एरिया था, कनाडा का और अमेरिका का एक बहुत बड़ा एरिया, ये किसके अंडर था, ये फ्रांस के अंडर था। इसके बीच में डिस्प्यूटेड एरिया, यहाँ पे ये देखिए ये सारे का सारा डिस्प्यूटेड एरिया था और यहाँ पे स्पेनिश कॉलोनीज थी, ये साइड पे फ्लोरिडा की साइड पे और साथ में टेक्सास जो इलाका है यहाँ पे और मेक्सिको की साइड पे जो है ये सारे का सारा जो है वो स्पेनिश कॉलोनीज थी। फिर क्या होता है कि 1763 में, यानी जब ये 7 ईयर वॉर एंड होती है तो ये अपना नक्शा ही बदल देती है पूरे का पूरा। अब यहाँ से आपको जो येलो कलर था ये पूरे का पूरा खत्म होता दिखाई दिया, क्योंकि जो येलो कलर है ये फ्रांस है, तो इसका मतलब फ्रांस जो है 7 ईयर वॉर के बाद यहाँ से जो है वाइप आउट हो गया और बिल्कुल ये पूरे का पूरा जो एरिया है कनाडा का या जो अमेरिका का है उसके ऊपर कब्जा किसका आ गया जी, उसके ऊपर कब्जा आया यूके का। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो स्पेन के अंडर है, यहाँ पे टेक्सास का और इस साइड का, कि स्पेन जो है उसने इस साइड पे कब्जा किया हुआ है। तो ये मैप किस तरह से चेंज हुआ इस 7 सालों के अंदर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी अमेरिकन रेवोल्यूशन की, यानी कि अमरीकी इनकलाब की बात करते हैं और देखते हैं कि अमरीकी इनकलाब जो है वो कैसे आया, या अमरीका ने जो आज़ादी है वो कैसे हासिल की। आज़ादी किससे हासिल करनी थी, ओबियसली वो थे भी यूरोपियंस, तो यूरोप से ही आज़ादी हासिल करनी थी, उन बादशाहों से जो है वो उनके साथ जुल्म सितम रखते थे, तो उन्हीं जुल्म सितम का जो है उनका खात्मा करना था, उन्हीं से आज़ादी हासिल करनी थी। तो ये पूरे का पूरा जो सफ़र है वो है अमेरिकन रेवोल्यूशन का, कि अमेरिकन रेवोल्यूशन किस तरह से जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुआ और किस तरह से उन्होंने जो है वो अमेरिका को आज़ाद करवाया बरतानिया से। अब उसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन में सबसे पहले जो अगर हम देखें तो वॉर जो है वो स्टार्ट होती है 1775 से, और ये जो 1775 से वॉर स्टार्ट होती है तो ये जाती है 1783 तक, यानी कि ये तकरीबन कोई 7 साल जो है ये वॉर चलती रही, अमेरिकन रेवोल्यूशन की वॉर। गो कि अमेरिका ने इससे पहले अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर भी जो जंगें थी वो चलती रहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर अपने आप को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवाने के लिए। तो 1775 के अंदर जो है ये अमेरिकन रेवोल्यूशन की वॉर स्टार्ट हो गई। अब वॉर कैसे स्टार्ट हुई, इनके कॉजेज क्या बने, सबसे पहले उसे डिस्कस करते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के कॉजेज क्या बने। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो है टैक्स और दूसरा जो है वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेडर्स। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए इन दो को जरा समझिए कि होता क्या है कि अब अमेरिका जो है वो क्या था जी, वो कॉलोनी था
ठीक है, किसकी? बर्तानिया की। अब जब बर्तानिया की कॉलोनी था तो बर्तानिया का सारा फोकस किसके ऊपर था? पैसा कमाने के ऊपर। चाहे वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज थी या ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी, जो डायरेक्टली जो है वो ताजे बर्तानिया के अंडर थी, तो उनका मकसद था पैसा कमाना। इसलिए जो लोगों की वेलफेयर है, यानी जो अवाम है, अवाम की वेलफेयर उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसीलिए अवाम जो है वहां पे एक्सप्लॉइट हो रही थी, और जो छोटे ट्रेडर्स थे, जो छोटे लेवल के ऊपर वहां पे ट्रेड कर रहे थे, वो इतने ज्यादा टैक्सेस नहीं दे सकते थे जो उनसे लिए जाते या जो अवाम से टैक्सेस लिए जाते थे, और हर कुछ टाइम के बाद एक नया टैक्स जो है वहां पे वो आयद कर दिया जाता। तो ये टैक्सेस जो है उसकी वजह से और अवाम के साथ जो रवैया था ब्रिटिश क्राउन का, वो ऐसा रवैया था जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन अवाम के अंदर एक गुस्सा पलता जा रहा था। गुस्सा क्या पलता जा रहा था? कि वो मौके की तलाश में थे कि कब हमें मौका मिले और हम इनसे जान छुड़ाएं। मतलब ये है कि वो तंग हो चुके थे उससे जो कि वहां पे हो रहा था। लेकिन अब ऐसे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वॉर स्टार्ट हुई, यानी 1775 के अंदर, सिवाय कुछ लीडर्स के, यानी आप कह लें 10% जो आबादी थी उन कॉलोनीज की, वो तो वॉर के हक में थी, यानी वो आजादी के हक में थी, वो आजादी चाहती थी। लेकिन जो 90% जो वहां पे आबादी थी, वो अभी भी ताजे बर्तानिया को पसंद करती थी। सिर्फ उनकी पॉलिसीज नापसंद जरूर थी, ठीक है, लेकिन ये टाइटल उन्हें पसंद था। वो ये चाहते थे कि नेगोशिएशंस हो, कोई बातचीत हो, ताकि ये जो टैक्सेस इनके ऊपर लगाए जाते हैं ये खत्म किए जाए, ना कि इनसे आजादी हासिल की जाए। 90% आबादी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि ये वॉर 7 साल चली, तो करते करते जब 1980 और 81 आया, 1780 और 81, तो उस टाइम पे ये बिल्कुल टर्न हो गई कि 10% लोग फिर ऐसे थे जो कि ताजे बर्तानिया के साथ रहना चाहते थे, लेकिन 90% लोग ऐसे थे जो कि आजादी हासिल करना चाहते थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो पब्लिक ओपिनियन है वो वहां पे चेंज हुआ, और वहां के लीडर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पब्लिक ओपिनियन चेंज करने में। अच्छा, अब इसमें कहते हैं जी जॉर्ज जो थर्ड है, ठीक है, जॉर्ज थर्ड जो है उसकी जो पॉलिसीज थी, उसकी पॉलिसीज ऐसी थी कि उसे टैक्स चाहिए था। उसकी वजह यह थी कि जो 7 ईयर वॉर्स थी, उस 7 ईयर वॉर्स में बहुत से टैक्सेस लगाए गए थे, क्योंकि 7 ईयर वॉर्स में अब जाहिर बात है बर्तानिया ने हर जगह फ्रांस का सामना किया। लेकिन फ्रांस का सामना कैसे किया? अब जब तक पैसे नहीं होंगे तो जंगें तो लड़ी नहीं जा सकती बगैर पैसों के, तो वो पैसे कहीं ना कहीं से तो पूरे करने थे। तो जो फॉरेन टेरिटरीज थी जितनी भी बर्तानिया की, उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, उनके टैक्स बढ़ा दिया ताकि उस जंग के खर्चे पूरे किए जा सके, जो कि आम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ा। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो 13 सेपरेट स्टेट्स थे, ये सारी की सारी ही जो है वो तंग हो गई, जो कि इस टाइम पे ब्रिटिश रूल के अंडर थी, और ये सेल्फ रूल जो है ये चाहती थी आहिस्ता आहिस्ता। तो 150 साल इस टाइम तक अमेरिकन हिस्ट्री को हो चुके थे, यानी कि 150 साल इन्होंने अभी तक गुजारे थे किसके अंडर जी? अभी तक बादशाहों के अंडर या कॉलोनीज बन के 150 साल गुजारे थे, जैसे 200 साल हिंदुस्तान में हमने गुजारे। और इन 150 सालों में हुआ क्या? इन 150 सालों में कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, यानी कोई भी अवाम के कोई राइट्स नहीं थे अमेरिका के अंदर। ट्रेड एक्सप्लॉयटेशन थी, कंट्रोल्ड लाइफ थी कि आप कहीं अपनी मर्जी से जा नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ पैदा नहीं कर सकते, कुछ सेल नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो आप बताएं कि फिर वो उनकी लाइफ कैसी होगी वहां पे। और एबोरिजिनल के साथ जो ट्रीटमेंट था, एबोरिजिनल वो लोग जो अमेरिकन, जिनको नेटिव अमेरिकन हम कहते हैं, उनके साथ जो क्राउन का या जो गवर्नर वहां से अपॉइंट होकर आते थे, उन गवर्नर्स का ट्रीटमेंट बहुत बुरा होता, जो कि यहाँ के लोकल अमेरिकन को बहुत परेशान करता। क्योंकि अब लोकल अमेरिकन यहाँ का हिस्सा थे और एबोरिजिनल्स भी यहाँ का हिस्सा थे, इसलिए ये तो चाहते थे कि मिल के रहें, कि अब इन्हें पता था फ्यूचर ऐसा ही है। लेकिन जो वहां से लोग आके यहां रूल करते, उन्हें पता था कि भाई हमारा काम है पैसे जनरेट करना, एबोरिजिनल्स के साथ अच्छे रहें बुरे, हमारा इससे हमें जो है वो फर्क नहीं पड़ता, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, अब इसमें ऐसा क्या हुआ कि ग्रीनविल 1664 के अंदर जो है ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बना 1664 के अंदर। तो ये वही टाइम था जिस टाइम पे वॉर जो है वो तकरीबन एंड हो रही थी, 7 ईयर वॉर। तो इसने जो है वो टैक्सेस लगाए, ठीक है। और टैक्सेस क्या लगाए? एक तो नया नेवल लॉ पास किया, और ये नेवल लॉ जो था, यानी कि जो समंदरों का कानून जो पास किया गया कि भाई समंदरों को क्रॉस किया जाएगा या उन जहाज जो वहां से जाएंगे उन जहाज़ों के ऊपर मजीद टैक्स लगा दिया गया, और कुछ इस तरह के लॉस पास किए गए जो कि आवाम के लिए बेहतर नहीं थे। एक ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि एक शुगर एक्ट पास किया गया 1764 के अंदर। शुगर एक्ट से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए, इससे भी टैक्स में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया इस टैक्स के अंदर, कि वो शुगर जो यहां से रॉ मटेरियल में जाता वो तो सस्ता था, लेकिन वो जो वापस आता वो बहुत ज्यादा टैक्स के साथ महंगा कर दिया गया, और ट्रेडर्स को उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता। इसी के साथ साथ 1664 के अंदर ही करेंसी एक्ट पास किया गया। इस करेंसी एक्ट के नतीजे के तौर पे जो पैसे के जो थे उनका इस्तेमाल, जो कागज के पैसे थे उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम हो गया, और एक दूसरी ट्रेड जो है वो सामने आना स्टार्ट होगी, क्योंकि ये करेंसी जो थी, ये तो कागज की जो करेंसी थी, ये सारी के सारा कंट्रोल था बर्तानिया के पास, ठीक है। तो बर्तानिया के पास कंट्रोल था। अब जाहिर बात है वो अपनी मर्जी से टैक्स के साथ इसको पे करते थे, यहां पे दूसरी तरह की ट्रेड करते थे, चीज के बदले चीज का ट्रेड स्टार्ट हुई, तो इससे भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया।
एक दूसरा। इसके बाद तीसरा जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स एक्ट एक पास हुआ 1765 के अंदर कि भाई जो भी लोग अमेरिका के अंदर जो फौज के लोग यहां पे मौजूद हैं या खासकर जो गवर्नर्स मौजूद हैं, क्योंकि गवर्नर भी उस टाइम पे फौज के ही गवर्नर होते थे, तो इन सबको जो इनका एक्सपेंडिचर है, इनका जो खर्च है या जो इनकी तनख्वाहें हैं, वो लोकल लोग जो है वो जमीनों के ऊपर टैक्स लगा के पैदा करेंगे। अब आप ये बताएं कि एक साइड से आप इतने ज्यादा टैक्सेस लगा रहे हैं और दूसरी साइड से यहां की फौज भी आप इन्हीं लोगों के ऊपर डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग जो हैं अब इनकी ऑब्सेशन तो बढ़ेगी। ऐसे ही है। तो ये वो कॉजेज थे, मेन कॉजेज, जिसकी वजह से बहुत से हालात खराब हो गए अमेरिका के अंदर अचानक से, क्योंकि ये अचानक से ऊपर नीचे टैक्सेस लगना स्टार्ट हो गए थे और पहले से भी लोग बहुत ज्यादा तंग थे। इसके बाद स्टाम्प एक्ट यहां पे एक पास किया गया और स्टाम्प एक्ट में जो है इसमें अमेरिका में बहुत ज्यादा जो है प्रोटेस्ट की। 22 मार्च 1765 को जो है ये एक्ट पास किया गया। ये स्टाम्प एक्ट क्या था कि जितनी भी कागज की चीजें थी, ठीक है, यानी कि जो अखबारात वगैरह थे या जो कागजों से बनी हुई थी, उनके ऊपर एक टैक्स लगाया गया। तो इसने भी बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो परेशान किया अमेरिका के अंदर, जिसके नतीजे के तौर पर लोगों में जो है फिर रिएक्शन पैदा हुआ। और सबसे पहले जो वर्जीनिया था, ठीक है, वर्जीनिया की जो असेंबली थी उसने डिसओबे किया, यानी वर्जीनिया की असेंबली ने इस एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया और कहा कि वर्जीनिया के लोगों के ऊपर अगर कोई टैक्स लगा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन लगा सकता है, वो लगा सकती है वर्जीनिया की असेंबली। इसका मतलब पहली बार किसी ने अमेरिका के अंदर किसी भी टेरिटरी ने जो है, फॉरेन टेरिटरी ने ये कहा था कि हम आज़ाद हैं और हम खुद जो है अपना टैक्स लगाएंगे, ना कि हम ताजे बरतानिया के मानने पे जो है वो अपने टैक्स लगाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। उन्होंने जब डिसओबे किया तो नतीजे के तौर पे वर्जीनिया के ऊपर जो है वो सख्तियां स्टार्ट हो गई, बहुत सख्त किस्म की, और वर्जीनिया को जो है वो अपने कब्जे में लिया गया। इसी तरह से न्यू इंग्लैंड जो है, पेनिसिल्वानिया और न्यूयॉर्क जो है, यहां पे दंगे स्टार्ट हो गए इस एक्ट के नतीजे के तौर पे, स्टाम्प एक्ट के नतीजे के तौर पे, ठीक है। इन तीनों इलाकों में भी जब दंगे स्टार्ट हुए, वर्जीनिया ने भी कर दिया, तो एक पूरे का पूरा एक माहौल आहिस्ता आहिस्ता आप देखें बनता जा रहा है कि जो लेके जा रहा है सिविल वॉर की तरफ, कि यहां पे अब ये सिविल वॉर स्टार्ट हुई है कि हुकूमत एक साइड पे और पब्लिक एक साइड पे। इसके बाद क्या हुआ कि एक साल के बाद जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुई तो इन्होंने स्टाम्प एक्ट जो है इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। स्टाम्प एक्ट को एक साल के बाद कैंसिल कर दिया, लेकिन अब लोग ऑलरेडी गुस्से में आ चुके थे। इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, स्टाम्प एक्ट के दौरान भी और इसके बाद भी जो है लोगों ने इंग्लिश गुड्स जो है उनका बाइकआउट किया। अब ये सबसे फेमस तरीका था। देखिए अब इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी हम ये देखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी, कि जब जब प्रोटेस्ट की गई तो उसमें क्या हुआ कि जो भी इंग्लिश गुड्स थी उनका बाइकआउट किया गया। सेल्फ रूल जहां पे जब भी हम चाहते थे, या खास करके जो मूवमेंट चलाई गांधी वगैरह ने, तो उसमें यही था कि जब इंग्लिश गुड्स का बाइकआउट करेंगे तो हुकूमत क्यों कर रहा है बरतानिया, पैसा कमाने के लिए। तो जब उन्हें पैसा ही नहीं मिलेगा, उसकी चीजों को कोई खरीदेगा नहीं, तो उसको तो फिर ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके कि यहां पे बाइकआउट किया गया, लेकिन फिर भी जो है इसके नतीजे के तौर पे उन्होंने क्या किया जी, मैसाचुसेट्स की जो असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया। जो ताजे बरतानिया था उन्होंने क्या किया, मैसाचुसेट्स असेंबली को जो है वो, क्योंकि इन्होंने बाइकआउट स्टार्ट की थी, तो इन्होंने जो है इसकी असेंबली को ही तोड़ दिया और उसको सारे के सारे को फौज के हवाले कर दिया या मार्शल लॉ यहां पे लगा दिया। इसके नतीजे के तौर पे यहां पे मजीद हालात खराब हो गए। बजाय इसके कि बरतानिया जो है वो अपनी पॉलिसीज को के ऊपर नजरसानी करता, तो उन्होंने मजीद गुस्सा निकालने की कोशिश की यहां पे लोगों के ऊपर। मिलिट्री कंट्रोल हुआ, सिविल वॉर यहां पे स्टार्ट हो गई नतीजे के तौर पे। फिर एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, वो क्या हुआ जी, बोस्टन टी पार्टी का। अब ये बोस्टन टी पार्टी क्या है, इसमें दो लोग लीडर थे, सैमुअल एडम्स और जॉन हैंकॉक, ठीक है जी। ये दो लोग थे, इन्होंने क्या किया जी, ये लीडर बने कि एक चाय जो है, चाय की पत्ती जिसको कहा जाता है, यहां पे आपको सामने पिक्चर भी दिखाई दे रही है, चाय की पत्ती जो इन्होंने चाइना को बेचनी थी, ठीक है, वो चाय की पत्ती जब वहां पे सेल नहीं हुई तो वो चाय की पत्ती बरतानिया ने क्या किया जी, अमेरिका भेज दी, और वो भी बहुत ज्यादा टैक्स के साथ अमेरिका भेज दी। अब अमेरिका की एक तो नीड नहीं थी, ऊपर से जब इतने ज्यादा टैक्स के साथ भेजी गई तो यहां पे जो ट्रेडर्स थे, लोकल ट्रेडर्स, उन्होंने उसे उतारने से इनकार कर दिया, जहाज से उतारने से इनकार कर दिया कि भाई इतनी महंगी पत्ती हम लेके क्या करेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि उसको फिर वहां पे वो जो एक हंगामा हुआ तो उसको बोस्टन टी पार्टी का नाम दिया गया। ये आप देखिए यहां पे जो बड़े बड़े कॉटन है, इन कॉटन से जो है ये पत्ती जो है वो फेंकी जा रही है समंदर के अंदर। तो अब ये पत्ती करोड़ों रुपए की पत्ती थी और ताजे बरतानिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया इसके ऊपर, कितना पैसा उनका समंदर के अंदर बहा। ऐसे में क्या हुआ कि बोस्टन के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा निकला और बोस्टन को भी जो है वो मिलिट्री के कंट्रोल में दे दिया गया और ये कहा गया कि उस टाइम तक, जिस टाइम तक ये जो पत्ती है, ये जो चाय आपने यहां पे समंदर में गिरा दी है, इसका पैसे जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक जो है ये मिलिट्री के कंट्रोल में रहेगा, आपसे टैक्सेस लिए जाएंगे और आपके साथ रवैया बहुत बुरा रहेगा। अब होना क्या था कि हालात पहले से खराब थे और मजीद जो है वो हालात खराब होना स्टार्ट हो गए। तो हालात यहां पे मजीद जो है वो खराब हुए इनके नतीजे के तौर पे। ऐसे में फिर क्या हुआ, एक मीटिंग हुई फिलाडेल्फिया के अंदर 1774 के अंदर, और इस मीटिंग में जो है इन्होंने क्या किया जी, बिल ऑफ राइट्स एक तैयार किया।
अब बिल ऑफ राइट्स ये आपको यहां पे सामने दिखाई भी दे रहा है, जिसके अंदर 10 जो है वो अमेंडमेंट्स जो है वो बताई गई, किसको, ताजे बरतानिया को, कि भाई ब्रिटिश एम्पायर जो है या ब्रिटिश क्राउन जो है सॉरी, अगर ब्रिटिश क्राउन ये 10 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करता है तो हम उनके साथ रहने को तैयार हैं। ये 10 इनको कहा गया द बिल ऑफ राइट्स, या इसको यूएन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी शामिल किया गया। माना जाता है कि भाई बिल ऑफ राइट्स ही जो है एक्चुअली में पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, एक आर्जी कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अमेरिका का था, ठीक है। तो लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि हम जो है वो निगोसिएशन करेंगे, बातचीत करते हैं और बातचीत के थ्रू मामला हल करेंगे, क्योंकि ये जो बैठक हुई थी फिलाडेल्फिया के अंदर, ये समझते थे कि भाई इनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं कि ये ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ टकरा सकें। और जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट में बहुत से लोग तो इनके अगेंस्ट थे, कि सिर्फ 10% लोग मुश्किल से इनके हामी थे कि हम मुकम्मल आज़ादी हासिल करेंगे। तो उन्होंने एक बिल ऑफ राइट्स तैयार किया, इसे यूके भेज दिया, ताजे बरतानिया के पास, और साथ में जो है नेगोशिएशंस की बात की। लेकिन जो ब्रिटिश एम्पायर थी, ब्रिटिश क्राउन, उसने क्या किया जी, उसने इसको मानने से इनकार कर दिया। एक तो इनकार किया, दूसरा नेगोशिएशन से भी इनकार किया और कहा कि भाई आप लोग जो है बागी हो, आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में 1775 के अंदर क्या हुआ जी कि एक रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया। 1775 में एक रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया। अच्छा, बिल ऑफ राइट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो बिल ऑफ राइट्स क्या था कि जिसमें इन्होंने कुछ डिमांड्स की थी कि भाई एक तो जो है वो पुलिस किसी को पकड़ नहीं सकती बगैर बताए, दूसरा एक आम बंदा भी असला रख सकता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे, तीसरा हर एक को जो है वो रिलीजियस फ्रीडम होगा जो जहां रहना चाहे, ठीक है, और चौथा जो है ये अपने लिए लॉज खुद बनाएंगे, बल्कि आप इनके लिए लॉज नहीं बनाएंगे। तो इस तरह की कुछ बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स जिनको कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है बिल ऑफ राइट्स के अंदर शामिल किए गए थे। इसके बाद एक सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है फिलाडेल्फिया के अंदर हुई 10 अक्टूबर 1775 को, यानी पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो 1774 को हुई, जिसके अंदर बिल ऑफ राइट्स प्रेजेंट किए गए। दूसरी कॉन्फ्रेंस 10 मई 1775 को जो है फिलाडेल्फिया के अंदर हुई, और उसमें जो है फिर रिक्वेस्ट की गई पीस की, लेकिन और एक पीस प्लान दिया गया कि किस तरह से हम जो है वो एक पीस का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं ब्रिटिश क्राउन के साथ। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं था, जैसे मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं था। ऐसे में जॉर्ज वाशिंगटन जो है उनको रेवोल्यूशन का हेड बनाया गया। उन्होंने रेवोल्यूशन प्लान तैयार किया कि किस तरह से अब जो है, अगर उन्होंने देखिए 2 प्लान तैयार किए। उन्होंने कहा या तो हम जो है वो इनके साथ पीस डील साइन करेंगे अगर मान गए तो, अगर ना माने, क्योंकि उन्हें भी पता था कि हालात कैसे चल रहे हैं, वो पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके थे जो रिजेक्ट हो चुकी थी। तो अब उन्होंने कहा कि अगर ना माने तो फिर क्या करेंगे, फिर ऐसा करेंगे कि हम इनके खिलाफ जंग करेंगे। तो अब जंग के लिए फिर एक प्लान होना चाहिए, किस तरह से मोबिलाइजेशन होगी। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से सारे उठ के खड़े हो जाए या फोन कॉल हो जाए, व्हाट्सएप बन जाए, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे में फिर जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन को जो है वो बनाया गया हेड रेवोल्यूशन का कि भाई आप एक प्लान तैयार करें कि अगर आपने जो है वो सिविल वॉर को आगे लेके चलना है, कैसे लेके चलेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने डील को रिजेक्ट कर दिया और मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, और साथ में जो जर्मनी है उससे भी 20,000 जो है वो फौजी मांग लिए ब्रिटिश क्राउन ने कि भाई आप हमें जो है वो ये दें, हम ताकि इनके खिलाफ जंग लड़ सकें। ऐसे में क्या हुआ जी, वॉर्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई, यानी जो जंगें हैं स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो बरतानिया है उसने क्या किया था, जर्मनी से फौजी लेके तो उन्होंने जो है वो एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, एक ऑपरेशन, और उन लोगों के खिलाफ जो है एक जंग स्टार्ट कर दी थी जो कि बागी थे। तो उस टाइम जैसे मैंने कहा था कि स्टार्ट में उन्होंने इसीलिए ऐसा सोचा था कि जो 90% लोग थे वो थे हामी, किसके, ताजे बरतानिया के या मलिका के हामी थे। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये सोच बदलती गई इसी रेवोल्यूशन के दौरान। तो ये अब लॉस और विन गेम थी कि भाई अब कंप्लीटली जो है ना, अब जो अमेरिकन थे, अमेरिकन लीडर्स जो थे वो ये तय कर चुके थे कि भाई अब जो है वो डू और डाई सिचुएशन है, अब हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल करनी है, इसके अलावा हमारा कोई सोल्यूशन नहीं। क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ये जंग हारे तो हारने के नतीजे के तौर पे क्या होगा कि उन्हें तो वैसे भी उन्होंने फांसी दे देनी है, ठीक है, तो उन्हें वो फांसी दे देंगे या उन्हें कत्ल कर देंगे। इसका मतलब यह है कि अब उनके पास एक ही चॉइस है कि वो लड़ना, जीतना या मरना। अब ये फाइनल डिसीजन था उनका। तो एक ये लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर थी, यानी 1775 से 1781 तक ये फिर चलती रही, मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर चलती रही। हर साइड से जो है जहां जहां पे जो है वो फौज सामने हुई, वहां पे बागी सामने हुए, किसी साइड से जो है वो मार पड़ी, किसी साइड से कामयाबी हासिल हुई, कहीं पे इंग्लिश को मारा गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है चलता रहा। एक लंबी वॉर जो है वो चलती रही, गोरिल्ला वॉर जिसको हम कहते हैं ना, गुरिल्ला वॉर, ये एक चलती रही, रातों को छुप छुप के इस तरह से वॉर चलती रही, और नुकसान दोनों साइडों से होता रहा। लेकिन जैसे जैसे जो पब्लिक है, जब पब्लिक की सपोर्ट मिलती गई अमेरिकन लीडर्स को, तो नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि जो बरतानिया था वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता गया, और जो रेवोल्यूशनरी थे, जो बागी थे, वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होते चले गए। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो पब्लिक ओपिनियन चेंज होता गया। क्योंकि अगर पब्लिक ओपिनियन चेंज ना होता तो होता क्या कि ये वॉर उन्होंने हार जानी थी और इन तमाम लीडर्स को उन्होंने लटका देना था।
इस तरह क्या हुआ जी कि अमेरिका पूरे का पूरा जो है वो जंग का जो है वो हामी हुआ और एक स्लोगन हुआ, और स्लोगन क्या था? स्लोगन था इंडिपेंडेंस का, कि वो जो पिछले 150 साल से हुकूमत चली आ रही थी बरतानिया की, जो गुलामी में वो जिंदगी गुजार रहे थे, अब उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वो आज़ाद होंगे और एक आज़ाद मुल्क के अंदर रहेंगे। ऐसे में क्या हुआ कि 5 मेंबर्स की पीपल्स कांग्रेस की एक कमेटी, कांग्रेस में से जो है वो 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने क्या किया इसी जंग के दौरान, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने देखा कि अब उनका होल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ के अंदर आ चुका है और यहाँ पर अब उन्हें एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है, जाहिर बात है जंग तो चलती रहेगी लेकिन इस जंग के दौरान हुकूमत भी तो चलानी है, तो हुकूमत कैसे चलाएंगे? तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश किया लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए कि भाई अगर हम हुकूमत करेंगे, हम आपस के लोग, तो हम कैसे हुकूमत करेंगे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, और ये जिंदगी जो आप गुजार रहे हैं कॉलोनाइजेशन के अंदर, ठीक है, गुलामी के अंदर, तो ये गुलामी आपकी खत्म हो जाएगी क्योंकि एक आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 4 जुलाई 1776 को जो है ये लागू किया गया। इसी दिन को जो है 4 जुलाई 1776 को जो है ये जो है यहाँ देखिए, तो इसको क्या है माना जाता है जी अमेरिकन डे ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसी दिन को यानी 4 जुलाई को ही अमेरिका अपनी आज़ादी को जो है वो सेलिब्रेट करता है कि जिस दिन उन्होंने पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू किया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बहुत बड़ी पब्लिक राय बदल गई इन बागी लीडरों के खिलाफ, क्योंकि देखिए अब जब कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि एक फेडरेशन होगी और साथ में जो है ये यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, यानी कोई मुनार्की नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई सख्ती नहीं, और सबसे बड़ी बात फंडामेंटल राइट्स होंगे, यानी हर एक के बेसिक राइट्स होंगे, आप जैसे मर्जी ट्रेड करें, आप जहां मर्जी जाएं, जो दिल है करें, ठीक है, जैसे आज़ादी होती है। ठीक, तो उसमें हुआ क्या कि उसमें लोगों ने बहुत बड़ी सपोर्ट की कि यार अगर ये ऐसी होती है आज़ादी तो फिर तो हम भी आज़ादी के हक में हैं, गुलामी से जान छुड़ाएंगे। तो ऐसे में पब्लिक ओपिनियन टोटली चेंज हुआ और एक वॉर बहुत फास्ट हुई। जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो प्रेसिडेंट बने, पहले प्रेसिडेंट बने और एक ग्रेट लीडर साबित हुए, जिन्होंने जो कि जानते थे कि उस टाइम पे जंग भी हो रही है और जंग में जो है वो मुल्क को लीड करना और उसे आगे लेके चलना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जॉर्ज वाशिंगटन के लिए। ठीक है, और साथ में ग्रेट लीडरशिप वाशिंगटन की, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, फ्रांस और स्पेन जो है, अब यहाँ पे जरा कहानी जरा समझिएगा कि फ्रांस और स्पेन जो है वो किसके, बरतानिया के अगेंस्ट थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अमेरिका को मिलिट्री हेल्प दी अमेरिका के अंदर बरतानिया से लड़ने के लिए। अब इसका फायदा ये हुआ कि अमेरिका ने इनसे हेल्प ली और हेल्प लेके तो शिकस्त दे दी ब्रिटिशर्स को, यानी ब्रिटिशर्स तकरीबन शिकस्त के नजदीक थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने भी देखा कि यार भाई हमारे जो दुश्मन हैं वो हमारे ही लोगों के साथ हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इससे बेहतर है हम अमेरिका को खुद ही मान लें बजाय इसके कि अपने दुश्मनों को जो है हम ज्यादा पावरफुल करें। तो एक लास्ट जो है वो वॉर हुई रेवोल्यूशन की, ये 1781 के अंदर हुई, आखिरी जंग लड़ी गई वर्जीनिया के अंदर। ठीक है, तो ये वर्जीनिया के अंदर जो 1781 में जंग थी, ये आखिरी जंग से माना जाता है, जंग आज़ादी की, और इसके बाद जो है अमेरिका को मुकम्मल आज़ादी होगी, क्योंकि इसके बाद एक ट्रीटी जो है वो साइन हो गई, क्योंकि इसके बाद जो है वो ब्रिटिश के साथ जो है ब्रिटिश लॉस कर रहा था इसमें, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, निगोसिएशंस जो है वो स्टार्ट कर दी। पहले जब ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे तो अब उन्हें मानना पड़ गया और उन्होंने निगोसिएशंस जो है वो स्टार्ट कर दी। ऐसे में जो है वो एक ट्रीटी जो है वो साइन हो गई, और ट्रीटी में क्या कहा गया, जैसे मैंने कहा कि जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा था कि भाई फ्रांस और स्पेन जो हैं वो अमेरिका के साथ हो गए हैं जो कि बरतानिया के दुश्मन हैं, तो ये गवारा नहीं था बरतानिया को, इसीलिए बरतानिया ने क्या किया, एक ट्रीटी साइन की कि भाई आप जो है अमेरिकन को ये कहा कि आपको हम आज़ादी देते हैं, ठीक है, कुछ शराइत के ऊपर, लेकिन शर्त यह है कि आप फ्रांस और स्पेन को जो है अपना दुश्मन मानेंगे, आप इन्हें किसी किस्म का अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, इन्हें पावरफुल नहीं करेंगे। जबकि इससे पहले फ्रांस और बरतानिया के साथ जब ट्रीटी साइन हुई थी तो उसमें भी ये कहा गया था कि भाई आप कोई भी ट्रीटी हमसे पूछे बिना साइन नहीं कर सकते, लेकिन वो कि यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हो गई इनसे पूछे बिना। और 3 सितंबर 1783 को जो है इसे ट्रीटी साइन हुई और इसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो अमेरिका को जो आज़ादी मिली, ठीक है, मुकम्मल आज़ादी जिसे कहा जाता है, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है उसके नतीजे के तौर पे मिली। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पेरिस 3 सितंबर 1783 को जो है ये साइन हुई और कुछ टर्म्स इसके अंदर रखी गई। उसके बाद जो है वो अमेरिका जो है वो एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक अमेरिका के तौर पे सामने आया और इस्टेब्लिश हुआ। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, यानी आज़ादी की जो जंग थी, वो यहाँ पे आके ख़त्म हुई और अमेरिकन को इसमें कामयाबी नसीब हुई। एक्चुअली में अमेरिकन को कहा जाए उन्हें या बरतानिया ही कहा जाए, क्योंकि असल में वो यूरोपियंस ही लोग थे जिन्होंने वहाँ पे जाके आबादियाँ बनाई। 150 साल तक जो है वो अपने बादशाहों के अंडर रहे और उसके बाद जो है उन्होंने आज़ादी हासिल की। तो ये पूरे का पूरा सफ़र था अमेरिकन रेवोल्यूशन का, और इससे पहले जो है वो अमेरिका की दरियाफ्त से लेके और ये अमेरिकन रेवोल्यूशन तक हमारा ये जो है ये इसकी पहली जो एपिसोड है यहाँ पे ख़त्म होती है। मज़ीद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मज़ीद आगे अमेरिकन हिस्ट्री में क्या क्या होता रहा। तो यहाँ पर इसको क्लोज़ करते हैं और फीडबैक के लिए जो है वो आपका कॉमेंट सेक्शन मौजूद है, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर है तो ऑब्वियसली फीडबैक जो है बहुत सी गलतियाँ भी होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग
मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है तो आप वो फीडबैक या क्वेश्चन कोई पूछने हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।